व्यवसाय और जीवन में आपकी सफलता इस बात से तय होगी कि आप हर स्थिति में अपने सर्वश्रेष्ठ हितों के लिए सौदेबाजी करने में कितने कुशल हैं। सौदेबाजी एक अहम योग्यता है जो आपके किए हर काम और कही गई हर बात को प्रभावित करती है। ये आपकी लगभग सभी चर्चाओं तथा व्यवहार को प्रभावित करती है, निजी भी और व्यावसायिक भी। यदि आप अपने सर्वश्रेष्ठ हित के लिए अच्छी तरह सौदेबाजी नहीं कर सकते तो आप स्वतः ही उन लोगों के शिकार बन जाते हैं जो सौदेबाजी में आपसे ज्यादा निपुण हैं। दूसरी तरफ यदि आप सौदेबाजी में माहिर हैं तो आपको हमेशा बेहतर आमदनी या बेहतर सौदा मिलेगा। जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक सौदेबाजी के एक लंबे सत्र की तरह देखा जा सकता है। सौदेबाजी कभी खत्म नहीं होती। ये जीने और दूसरों के साथ संवाद करने का एक अहम हिस्सा है। इसी तरीके से अलग अलग जीवन मूल्यों और रुचियों वाले लोग मिलकर जीने तथा काम करने के सृजनात्मक तरीके खोजते हैं। सफल सौदेबाजी करने की योग्यता दूसरों के साथ आपके समूचे व्यवहार में आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है। सौदेबाजी सभ्यता की शुरुआत से ही चली आ रही है, क्योंकि इंसान हमेशा से जीवन में अपनी तुलनात्मक स्थिति को बेहतर बनाने में रुचि रखता आ रहा है। हर व्यक्ति अच्छी चीजों को ज्यादा हासिल करना चाहता है। खुशी, दौलत, प्रेम, हैसियत, पद, सुरक्षा, ओहदा, प्रतिष्ठा और सफलता। यही नहीं, लोग अपने लक्ष्य जल्दी से जल्दी और आसान तरीकों से हासिल करना चाहते हैं, जिसमें कम से कम समय और धन लगे। एक तरह से देखा जाए तो हम में से हर व्यक्ति कई दूसरे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा में है जो वही लक्ष्य और परिणाम हासिल करना चाहते हैं जिन्हें हम चाहते हैं। समझौता करके, आदान प्रदान करके और सौदेबाजी करके हम विपरीत तथा प्रतिस्पर्धी इच्छाओं व आवश्यकताओं को इस तरह संतुलित करते हैं ताकि हमें अपने लिए सर्वश्रेष्ठ संभव परिणाम मिल जाए। मूल्य व्यक्तिपरक होता है। किसी चीज की कीमत या मूल्य हमेशा उस चीज की मांग या इच्छा के स्तर से तय होता है। ये सिर्फ इसी से तय होता है। मूल्य इस बात से तय होता है कि कोई खास व्यक्ति किसी खास समय और खास परिस्थितियों में किसी चीज को कितना मूल्यवान मानता है। चूंकि इस तरह के मूल्य का आकलन हमेशा व्यक्तिपरक यानी व्यक्ति पर निर्भर होता है, इसलिए कोई सही और अंतिम कीमत या शर्तें नहीं होती जो पहले से तय की जा सकें। लोग जो कीमत देना या लेना चाहते हैं वो हमेशा शामिल व्यक्तियों और सौदे के वक्त उनकी तुलनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। व्यक्तिपरक आकलन की वजह से ही वस्तुओं, सेवाओं, धन और दूसरी चीजों के आदान प्रदान की इच्छा उत्पन्न होती है। हर स्वैच्छिक व्यापार या सौदे में संलग्न पक्ष भाव और शर्तों पर तभी हाँ करेंगे जब उन्हें यह विश्वास होगा कि सौदे के बाद उनकी स्थिति उससे बेहतर होगी जितनी उस सौदे या आदान प्रदान के बिना होती। जैसा कहा जाता है, राय की भिन्नता की वजह से ही घुड़दौड़ होती है। व्यावहारिक रणनीतियां और तरीके। इतने बरसों में मैं रहवासी, वाणिज्यिक और औद्योगिक रियल एस्टेट के क्षेत्र में करोड़ों डॉलर के अनुबंधों पर सौदेबाजी कर चुका हूं, जिनमें शॉपिंग सेंटर, ऑफिस की इमारतें और भूमि विकास शामिल हैं। मैं 25 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कारों के आयात और वितरण की सौदेबाजी कर चुका हूं। प्रिंटिंग, परामर्श, प्रशिक्षण, विज्ञापन, सम्मेलनों और बैठकों की सौदेबाजी के अलावा मैं हजारों चीजों की करोड़ों डॉलर की बिक्री की सौदेबाजी भी कर चुका हूं। इसलिए इस पुस्तक में जो विचार बताए गए हैं वो अच्छे बुरे दोनों तरह के व्यापक अनुभव पर आधारित हैं, जिनके साथ सौदेबाजी की कला और विज्ञान के वर्षों के अध्ययन का सार जुड़ा है। आप सौदेबाजी के क्षेत्र में अब तक खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों और युक्तियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनमें से हर विचार व्यावहारिक है, आजमाया हुआ है और उस पर तुरंत काम किया जा सकता है। वो कारगर हैं और उनकी मदद से आप लगभग हर स्थिति में बेहतर सौदा पाने में सक्षम बन सकते हैं। मैंने ये योग्यताएं पूरे संसार के लाखों व्यवसायियों को सिखाई हैं और उन्होंने सौदेबाजी में इतने सकारात्मक परिणाम हासिल किए हैं कि उनका जीवन ही बदल गया। यहाँ आप जो सीखने वाले हैं, अगर आप उसके एक छोटे हिस्से को भी सुनियोजित तरीके से लागू कर दें तो आपको अपने परिणामों की गुणवत्ता और संख्या में भारी सुधार दिखेगा। सौदेबाजी सीखी जा सकती है। छोटे बच्चे भी सौदेबाजी करते हैं। वो जानते हैं कि थोड़ा गले लगना और लाड़ करना वो मुद्रा है जिससे वो अपने माता पिता और रिश्तेदारों से सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी करना या ना करना
समझौता करना या ना करना और विपरीत हितों को सुलझाने की कोशिश में काम करना आदि गतिविधियां मानव जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अच्छी तरह सौदेबाजी करने की योग्यता आपके वित्तीय जीवन, आपके करियर, आपके संबंधों और लगभग हर उस चीज में असाधारण फर्क डाल सकती है जो आप दैनिक जीवन में लेते या देते हैं। सौभाग्य से सौदेबाजी एक योग्यता है और सारी योग्यताएं सीखी जा सकती हैं। आज जो भी इंसान सौदेबाजी में उत्कृष्ट है, कभी वो नौसिखिया सौदेबाज रहा है जिसे आज की तुलना में बहुत बुरे सौदे मिले। आप सौदेबाजी के बारे में जितना ज्यादा सीखते हैं, सोचते हैं और अभ्यास करते हैं, आप उतने ही बेहतर सौदेबाज बनेंगे। जब आप बेहतर और बेहतर परिणाम हासिल करते हैं तो आप ज्यादा खुश, ज्यादा आत्मविश्वासी और अपने जीवन के ज्यादा नियंत्रण में महसूस करेंगे। हमारे सीखने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक ये है कि हम जो कर रहे हैं उसकी तुलना हम इससे करते हैं कि हम क्या कर सकते थे। किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आप आज अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में सौदेबाजी कर रहे हैं। ये पुस्तक पढ़ते समय सोचें कि आप इन तकनीकों का अभ्यास करके वर्तमान से बेहतर परिणाम कैसे हासिल कर सकते हैं। जब आप इन विचारों पर अमल करते हैं तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि सौदेबाजी से आपको कितना ज्यादा फायदा होता है और इसके फलस्वरूप आप कितने ज्यादा खुश रहते हैं। भाग 1, हर चीज में सौदेबाजी की जा सकती है। आज से ये नजरिया अपना लें कि हर चीज में सौदेबाजी की जा सकती है। आज से जीवन और व्यवसाय के प्रति आपकी यही नीति होनी चाहिए। निष्क्रियता सफलता और खुशी की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। निष्क्रिय लोग यथास्थिति को जस का तस स्वीकार करते हैं। वो आमतौर पर स्थिति को बदलने में खुद को असहाय मानते हैं। दूसरी ओर अति सक्रिय लोग हर तरफ अवसरों और संभावनाओं को देखते हैं। वो हमेशा स्थिति को बदलकर लाभकारी बनाने के तरीकों की तलाश करते रहते हैं। ये आपकी भी रणनीति होनी चाहिए। सौदेबाज की तरह सोचें। बहुत कम चीजों का निश्चित भाव या शर्तें होती हैं, भले ही वो लिखी या छपी हों। आपको ये याद रखना चाहिए कि भाव और शर्तें चाहे जितनी दृढ़ या अटल दिखती हों, हर चीज में सौदेबाजी की जा सकती है। आपका काम तो बस ये पता लगाना है कि इस वक्त आपके सामने जो सौदा पेश किया जा रहा है उससे बेहतर सौदा आपको कहां और कैसे मिल सकता है। जब लोगों ने प्राचीन सुमेरिया में 6000 साल पहले खरीद फरोख्त और वस्तु विनिमय शुरू किया तो आमतौर पर यह माना जाता था कि हर वस्तु और हर भाव पर सौदेबाजी हो सकती है। तीसरे विश्व के बाजारों में और लोकप्रिय कबाड़ी बाजार तथा गराज सेल्स में भी हर भाव, चाहे ये खरीदने का हो या बेचने का, सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है जहां अच्छा सौदेबाज सर्वश्रेष्ठ संभव भाव पाने की प्रक्रिया शुरू करता है। लेकिन आधुनिक संसार में बाकी जगहों पर सौदेबाजी को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। कई लोग, खास तौर पर वाणिज्यिक बाजार में प्रोडक्ट या सेवा बेचने वाले लोग, मानते हैं कि इससे हर सूरत में बचना चाहिए। इसलिए वो प्राइस लिस्ट छाप देते हैं या प्रोडक्ट पर भाव का टैग लगा देते हैं और फिर ये भाव आपको इस तरह दिखाते हैं मानो ये पत्थर की लकीर हो। लेकिन लिखा हुआ भाव बेमानी होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये कोई अटल तथ्य नहीं है। ये तो उस भाव का सर्वश्रेष्ठ अनुमान है जो किसी ने कहीं पर लगाया है कि खरीदार उस प्रोडक्ट के बदले में कितने पैसे दे सकता है। जो भाव एक व्यक्ति ने तय किया है उसे वही व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति बदल भी सकता है। भाव मनमाने होते हैं। तथ्य यह है कि सारे भाव मनमाने अंदाज में तय किए जाते हैं। कंपनियां लागत, अनुमानित मुनाफे और प्रतिस्पर्धी स्थितियों के आधार पर मनमाने तरीके से अपने भाव तय करती हैं। यानी जब जानकारी बदलती है तो सारे भाव बदल सकते हैं। सेल में सामान कम भाव पर बिकता है। ये इस बात का उदाहरण है कि भाव तय करते वक्त कंपनी ने अनुमान लगाने में गलती कर दी थी। आपको ये नजरिया रखना चाहिए कि इस पल चाहे जो भाव मांगा गया हो, आप किसी न किसी तरह उस सौदे को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसे आप ज्यादा सस्ते में, ज्यादा जल्दी या ज्यादा अच्छी शर्तों के साथ पा सकते हैं। किसी न किसी तरह भाव या शर्तों को बेहतर बनाने के अवसरों की लगातार तलाश करने की आदत डाल लें। अनुबंध सिर्फ शुरुआती बिंदु है। मिसाल के तौर पर जब आपके सामने एक अनुबंध रखा जाता है
तो आपको जो वाक्य या अनुच्छेद पसंद नहीं आते हैं, आपको उन्हें काटने या बदलने का पूरा हक है। ध्यान रखें कि किसी वेंडर या किसी दूसरे ने आपके सामने जो अनुबंध रखा है उसे वेंडर के लिए और उसकी तरफ से लिखा गया है। जाहिर है उस अनुबंध में आपके हितों का ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया होगा। कभी इस बात से ना घबराएं कि अनुबंध या बिक्री अनुबंध लिखा जा चुका है और आधिकारिक दिखता है। कुछ साल पहले हमने एक नई ऑफिस इमारत में नई जगह 5 साल की लीज पर ली। कुछ सालों बाद इमारत के मालिक ने किसी प्रॉपर्टी कंपनी को वो इमारत बेच दी। नए प्रॉपर्टी मैनेजर ने हर किराएदार को बताया कि कानूनी कारणों से किराएदारों को नए मालिक के साथ नए लीज अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे, लेकिन हमें बताया गया कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। शर्तें कमोबेश उस मूल चीज जैसी ही होंगी जिस पर हमने दस्तखत किए थे, बस इक्का दुक्का छुटपुट बदलाव होंगे। जब हमें दस्तखत के लिए नई लीज मिली तो ये मूल लीज से 10 पेज लंबी थी। मेरा एक मित्र कमर्शियल ऑफिस लीजिंग विशेषज्ञ है। उसने इसकी समीक्षा करके बताया कि मूल लीज में 52 जगह जोड़ा घटाया गया था और बिना किसी अपवाद के उनमें से प्रत्येक परिवर्तन हमारे व्यवसाय के लिए हानिकारक या संभवतः हानिकारक था। हमने बहुत ही सरल काम किया। हमने नए लीज अनुबंध में किए गए सभी 52 परिवर्तनों को काटा, बदला और अपने लघु हस्ताक्षर कर दिए। फिर हमने वो लीज का कटा पिटा अनुबंध इमारत के मालिकों को थमा दिया। कुछ दिनों बाद वो एक साफ सुथरा नया अनुबंध लेकर हमारे पास आए, जिसमें उन्होंने हमारे बताए 52 बदलाव कर दिए थे। इस कहानी का संदेश, कभी भी किसी क्रय या विक्रय अनुबंध की शर्तों से ना घबराएं। सामने वाला व्यक्ति जो भी कहता है या अनुबंध में जो भी लिखता है उस हर बात पर सौदेबाजी की जा सकती है। अनुबंध तो इस प्रक्रिया का सिर्फ पहला कदम है। भाग 2, सौदेबाजी के डर से उबरें। बेहतर सौदा पाने की कुंजी आसान है, यानी मांगें। कम भाव या बेहतर शर्तों की मांगें। अनुबंध में बदलाव की मांग करें। अतिरिक्त चीजें साथ में देने को कहें। डिस्काउंट या रियायत मांगें। अतिरिक्त प्रोडक्ट्स या सेवाओं को पूरे सौदे में शामिल करने की मांग करें। सुखद अंदाज में मांगें। अपेक्षा के साथ मांगें, विश्वास के साथ मांगें, शिष्टता के साथ मांगें। यदि आपको विश्वास हो कि इससे मदद मिलेगी तो दृढ़ता से मांगें, लेकिन हमेशा निश्चित रूप से और स्पष्टता से अपनी मनचाही चीज मांगें। हमेशा पूछें कि क्यों और क्यों नहीं। भविष्य मांगने वालों का ही है। भविष्य उन लोगों का है जो विश्वास और साहस से वो मांगते हैं जो वो चाहते हैं और दोबारा मांगते हैं और मांगते रहते हैं। यदि ये सलाह इतनी आसान है तो ऐसा क्यों है कि हम इतने कम लोग अपनी मनचाही चीज मांगते हैं? हम में से कई लोगों के मामले में इसकी जड़ें बचपन तक जाती हैं। हमेशा इसका कारण होता है अस्वीकृति का डर। इसका कारण होता है आलोचना और बिना शर्त के प्रेम का अभाव, जिसका अनुभव कई लोगों ने बचपन में किया था। जब बच्चों को शुरुआती वर्षों में पूरी तरह से पोषक माहौल नहीं मिलता है तो बड़े होने पर उनमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की कमी होती है। इसके फलस्वरूप उन्हें अक्सर ये महसूस ही नहीं होता है कि उन्हें जो सौदा दिया जा रहा है वो उससे बेहतर सौदे के हकदार हैं। अस्वीकृति का ये डर लोगों को पूरे वयस्क जीवन में पीछे रोक कर रख सकता है। वो अक्सर ऐसे अनुबंधों, रोजगार की शर्तों या भाव खरीदते समय भी और बेचते समय भी को स्वीकार कर लेते हैं जिनसे ज्यादा लाभकारी अनुबंध, शर्तें या भाव उन्हें मिल सकते हैं। कारण इस बात का डर है कि सामने वाला इनकार ना कर दे। आप विपरीत व्यवहार करके किसी डर से उबर सकते हैं। यदि आप में अस्वीकृति का डर है और आपका सामान्य व्यवहार ये है कि आप निष्क्रियता से सामने वाले की शर्तें मान लेते हैं तो आप इस डर से उबर सकते हैं। यदि आप में अस्वीकृति का डर है और आपका सामान्य व्यवहार ये है कि आप निष्क्रियता से सामने वाले की शर्तें मान लेते हैं तो आप इस डर से उबर सकते हैं। अगर आप लगातार बेहतर सौदा मांगते रहें और सामने वाले के नहीं कहने की परवाह ना करें, ये बार बार करेंगे तो डर जल्दी ही घट जाता है और गायब हो जाता है। ये सुनियोजित संवेदन शून्यता की प्रक्रिया है। अपने डर का सामना करने और भयावह चीज को बार बार करने से अंततः डर गायब हो जाता है। जिस तरह डर एक आदत है उसी तरह साहस भी एक आदत है।
साहस से काम करने के लिए खुद को विवश करके, खासतौर पर किसी सौदेबाजी में बेहतर भाव और शर्तें मांगकर आप दरअसल अपना आत्मविश्वास और आत्मगौरव बढ़ाते हैं। कोल्ड कॉलिंग से साहस बढ़ता है। मेरे जीवन में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक तब सीखा जब मैंने घर घर जाकर बेचना और कोल्ड कॉलिंग करना शुरू किया। पहले तो मुझे इतनी अस्वीकृति मिली जितनी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने जो भी दरवाजा खटखटाया, लगभग हर दरवाजा मेरे मुंह पर कसकर बंद किया गया। सामने वाले ने मुझे अस्वीकृत कर दिया और ये बताया कि वो व्यक्ति ना तो मेरा प्रोडक्ट चाहता है, ना ही उसकी इसमें कोई रुचि है। मैंने नहीं शब्द सैकड़ों हजारों बार सुना। फिर एक दिन मैंने एक अनुभवी सेल्स पर्सन से पूछा कि वो सतत अस्वीकृति से कैसे निपटते हैं, तो उन्होंने मुझे ये जादुई शब्द बताए, अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं होती। अस्वीकृति को व्यक्तिगत ना माने। जब कोई किसी सौदेबाजी में आपके आग्रह पर नहीं कहता है, तो वो आपको या आपके व्यक्तिगत मूल्य को अस्वीकार नहीं कर रहा है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे या बुरे इंसान हैं। जहां तक उस व्यक्ति की नहीं कहने की बात है, ये तो किसी प्रस्ताव पर सिर्फ एक वाणिज्यिक प्रतिक्रिया है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसे व्यक्तिगत ना माने। एक बार जब मैंने ये मुख्य विचार सीख लिया, तो मैं बिक्री करने वाली मशीन बन गया। मैं आत्मविश्वास के साथ घर घर जाता था और लोगों से अपना प्रोडक्ट खरीदने को कहता था। मैंने चाहे जितनी बार नहीं शब्द सुना हो, मैं हंस देता था। मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि सामने वाला मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। सामने वाला तो सिर्फ एक त्वरित प्रतिक्रिया दे रहा था, जो किसी ऐसी चीज के प्रस्ताव पर दी जाती है जो वर्तमान स्थिति से भिन्न होती है। अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं होती। साम्राज्य बनाना। मेरे सेमिनार में फीनिक्स का एक मजदूर आया जो ज्यादा पुराने मकान खरीदकर उन्हें इतने किराए पर देना चाहता था ताकि हाउस लोन की किस्त भी चुकाई जाए और उसे थोड़ा मुनाफा भी हो जाए। दिक्कत ये थी कि ये काम शुरू करने के लिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो अखबार में घरों के बिकाऊ है विज्ञापन देखता रहा। वो उन घरों की तलाश करता रहा था जिनका विज्ञापन रियल एस्टेट एजेंट के बजाय खुद मालिक ने दिया हो। वो इन मकान मालिकों को फोन करके घर देखने जाता था। पहले वो अच्छी तरह तसल्ली कर लेता था कि ये खरीदने, मरम्मत करने और किराए पर देने के लिए अच्छा घर होगा। फिर वो मकान मालिक के मांगे हुए भाव का ठीक आधा देने का प्रस्ताव रख देता था। इससे कुछ मकान मालिक नाराज हुए तो कुछ आग बबूला हो गए। लेकिन वो जिन 20 मकान मालिकों से मिलता था, उनमें से एक जिंदगी में किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा होता था जिसकी वजह से वो बेचने को आतुर होता था। ऐसे लोग थे जिनका कारोबार ठप हो गया था, या जिनकी नौकरी चली गई थी, या वो तलाक या दिवालियेपन की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, या जिन्होंने देश के किसी दूसरे हिस्से में जाकर रहने का निर्णय लिया था और सिर्फ मकान ना बिक पाने के कारण ही वहां रुके हुए थे। यानी हर 19 अस्वीकृतियों के बाद 20वां मकान मालिक ऐसी कीमत पर बेचने को तैयार हो जाता था जो पहले मांगी गई कीमत की 60 या 70% होती थी, जिसे वो अंततः स्वीकार कर लेता था। वो बार बार नहीं शब्द सुनने के लिए तैयार था। लेकिन कुछ साल बाद इसी वजह से वो 42 मकानों का मालिक बन चुका था और उनसे हर महीने $10,000 से ज्यादा कमा रहा था। वो मिलियनेयर बनने की राह पर था और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो मनचाही चीज मांगते समय नहीं शब्द सुनने से नहीं डरा। सौदेबाजी एक खेल है। सौदेबाजी को एक खेल माने। ये करो या मरो वाला कोई गंभीर मामला नहीं है। ये तो सिर्फ खेल का एक रूप है। वास्तव में ये जीवन के सबसे बेहतरीन खेलों में से एक है। आपका काम तो इस खेल को यथासंभव कुशलता से खेलना है और इसमें लगातार बेहतर बनते जाना है। सौदेबाजी करने वाले शीर्षस्थ लोग लगभग हर मौके पर सौदेबाजी करते हैं। वो मोल भाव इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें इसमें आनंद आता है। जब आप सौदेबाजी को एक आनंददायक गतिविधि मानने लगते हैं और इसे करते समय शांत, आत्मविश्वासी और प्रसन्नचित्त रहते हैं, तो आप जहां भी जाएंगे और जो भी करेंगे, आपको हर जगह और हर चीज में सौदेबाजी के अवसर दिखने लगेंगे। भाग 3, सौदेबाजी के प्रकार। सौदेबाजी 2 प्रकार की होती है। प्रत्येक का एक अलग उद्देश्य और अलग मनचाहा परिणाम होता है। समस्या यह है कि सौदेबाजी करने वाला अक्सर दोनों में गफलत कर देता है।
जिससे आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते जितने तब मिलते अगर आप इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होते कि आप क्या कर रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। पहले प्रकार की सौदेबाजी वो है जिसे मैं एक बार शैली कहता हूं। यहां आपको सामने वाले पक्ष से सिर्फ एक बार ही सौदेबाजी करनी होती है और दोबारा कभी नहीं करनी होती। इस तरह की सौदेबाजी में हर पक्ष का केवल एक ही लक्ष्य होता है, खरीदते समय कम से कम और बेचते समय ज्यादा से ज्यादा भाव तथा सबसे अच्छी शर्तें हासिल करना। बहुत अटल बने। पहले प्रकार या टाइप 1 सौदेबाजी में आप सामने वाले की विरोधी स्थिति में हैं। अगर वो खरीद रहा है तो उसका लक्ष्य सबसे कम संभव भाव पर खरीदना है और अगर वो बेच रहा है तो वो आपसे सबसे ज्यादा संभव भाव ऐंठना चाहता है। वो आपका मित्र नहीं है, चाहे वो कितना ही मुस्कुराए या सौदेबाजी में कितना ही विनम्र और शिष्ट हो। वो सिर्फ अपने बारे में और अपने खुद के लाभ या पुरस्कार के बारे में ही सोच रहा है। दिन के अंत में उसे दरअसल ये परवाह नहीं होती कि आप जरूरत से ज्यादा पैसे देते हैं या आपको जरूरत से कम पैसे मिलते हैं। इस तरह की सौदेबाजी में आपको शांत, चालाक और स्वार्थी रहना चाहिए। यहां आप सर्वश्रेष्ठ संभव सौदा पाने के लिए किसी भी चाल या युक्ति का इस्तेमाल करने के हकदार हैं। एक बार जब सौदा पूरा हो जाए तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आप उस व्यक्ति को दोबारा कभी नहीं देखेंगे या उसकी आवाज कभी नहीं सुनेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको पसंद करता है या नहीं, आपका सम्मान करता है या नहीं, या आपका मित्र बनना चाहता है या नहीं। मायने सिर्फ ये रखता है कि आपको सर्वश्रेष्ठ संभव सौदा मिल जाए। बाद के अध्यायों में आप कई रणनीतियां और तरकीबें सीखेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप इस तरह की सौदेबाजी में अपनी सफलता को बढ़ा सकते हैं। दीर्घकालीन सौदेबाजी। दूसरे प्रकार की सौदेबाजी दीर्घकालीन सौदेबाजी या टाइप 2 सौदेबाजी होती है। यहां आप एक ज्यादा जटिल अनुबंध करने के इरादे से जाते हैं जो लंबे समय तक चलेगा। इस मामले में जिस प्रोडक्ट, सेवा, अनुबंध या समझौते पर बातचीत हो रही हो उसकी प्रकृति के अनुसार आपको उसी व्यक्ति या संगठन के साथ भविष्य में कई महीनों या वर्षों तक काम करना पड़ सकता है। 30 साल पहले जब मैंने शिकागो में एक निर्माता डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ऑडियो वीडियो लर्निंग प्रोग्राम बनाना शुरू किया तो मैं इस बात के लिए कृतज्ञ था कि कंपनी मेरे प्रोग्रामों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच रही थी। सौभाग्य से कंपनी ने मेरे सामने ऐसी शर्तें रखी जो उद्योग के लिहाज से न्यायपूर्ण और वाजिब थीं। आज 30 साल बाद भी मैं उस कंपनी के साथ करीबी तौर पर काम कर रहा हूं। मैं उस संगठन के मुख्य लोगों के साथ आज भी काम कर रहा हूं जिनमें प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक के कर्मचारी शामिल हैं। इतने दशकों में बाजार बदला है, बहुत से लोग आकर चले गए हैं और बाजार में ज्यादा प्रोडक्ट आए हैं, लोकप्रिय हुए हैं तथा अंततः गायब हो गए हैं। लेकिन इस पूरे समय उस कंपनी के मुख्य लोगों के साथ मेरा संबंध दोस्ताना, स्नेहपूर्ण, विनम्रतापूर्ण और पेशेवर रहा है। चूंकि मैंने हमेशा इस संबंध को एक दीर्घकालीन संबंध माना था, इसलिए मुझे अपने जीवन में कुछ सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक अवसर और परिणाम मिले हैं। चीनी अनुबंध। मैंने इस रणनीति का इस्तेमाल बरसों पहले शुरू किया था। अब तक मैं इसे हजारों कंपनियों और एग्जीक्यूटिव्स को सिखा चुका हूं जिन्होंने इसका इस्तेमाल करके बहुत संतुष्टि और उत्कृष्ट परिणाम पाए हैं। आइए एक सामान्य पाश्चात्य अनुबंध और चीनी अनुबंध के बीच का फर्क समझकर शुरुआत करते हैं। पश्चिमी देशों में किसी अनुबंध की महीन इबारत पर सौदेबाजी करने में बहुत ज्यादा समय लगाया जाता है। पहले हिस्से वाला पक्ष ये करेगा और दूसरे हिस्से वाला पक्ष ये करेगा। फिर ये अनुबंध पूरे व्यावसायिक संबंध का आधार बन जाता है। हर पक्ष से लिखित अनुबंध के एक एक शब्द के मुताबिक वादे पूरे करने की उम्मीद की जाती है। लिखित अनुबंध से जरा सा भी अंतर समझौते में अवरोध, आर्थिक दंड और मुकदमेबाजी तक ले जा सकता है। चीनी संस्कृति में, जहां मैं हर साल काफी समय बिताता हूं, अनुबंध की शर्तों पर सौदेबाजी की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और सहमति बनाई जाती है। फिर उन शर्तों को कागज पर लिखा जाता है, उनकी समीक्षा की जाती है, उनमें फेरबदल किया जाता है और अंततः दोनों पक्ष उस पर विधिवत हस्ताक्षर कर देते हैं। पाश्चात्य अनुबंध में बातचीत या सौदेबाजी का यही अंत हो जाता है।
लेकिन चीनी अनुबंध में ये सौदेबाजी और चर्चाओं की शुरुआत है। चीनी मानसिकता में हर सोची गई या अपेक्षित चीज को लिख लिया जाता है, लेकिन दोनों ही पक्ष स्पष्टता से ये समझते हैं कि आगे नई जानकारी मिलेगी और नई स्थितियां खड़ी होंगी। नई जानकारी और नई स्थितियों की वजह से अनुबंध को बदलने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि ये उस समय भी दोनों पक्षों के लिए न्यायपूर्ण और वाजिब हो। जब भी मैं किसी के साथ सौदेबाजी करता हूँ और 60 से ज्यादा देशों के ग्राहकों के साथ मेरे अनुबंध हैं, तो मैं अक्सर जटिल और बहुल हिस्सों वाले अनुबंध करता हूँ, जिनमें कई हजार डॉलर और 2 पन्ने का अनुबंध शामिल होता है। शुरुआत में ही मैं इस तरह की बात कह देता हूँ, आइए हम अपने बीच एक चीनी अनुबंध करते हैं। इस प्रकार के अनुबंध में आप और मैं मिलकर व्यवसाय करने की बुनियादी शर्तों के बारे में सहमत होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दोनों ही इससे खुश रहें। अगर किसी भी समय कोई ऐसी चीज हो जाती है जिससे इस अनुबंध के आसपास की स्थिति बदल जाती है, तो हम मिलकर बैठेंगे और शर्तों पर दोबारा सौदेबाजी करेंगे, ताकि हम दोनों ही खुश बने रहें। और अच्छी खबर यह है, इन चीनी अनुबंधों को लेकर मेरे साझेदारों और मुझ में कभी कोई बहस, मतभेद या मुकदमेबाजी नहीं हुई है। हर मामले में हम खुले और दोस्ताना रहते हैं। हमारा प्रयास इसी बात पर केंद्रित रहता है कि मिलकर काम करने की प्रक्रिया में हर पक्ष को अधिकतम लाभ हो। भाग 4, आजीवन व्यावसायिक संबंध। ये लगभग हर व्यवसाय में होता है। आप किसी कंपनी या व्यक्ति के साथ काम शुरू करते हैं, आमतौर पर निचले स्तर पर। समय के साथ वो व्यावसायिक संबंध विकसित होकर आपके वित्तीय और निजी जीवन के सबसे अहम हिस्सों में से एक बन सकता है। पेशेवर सौदेबाजी के विशेषज्ञ जेरार्ड नियरनबर्ग ने एक बार कहा था कि सौदेबाजी का उद्देश्य एक ऐसी सहमति पर पहुंचना है जिसमें सभी पक्षों की आवश्यकताएं इस हद तक संतुष्ट हों ताकि वो अंदर से अपने वादे पूरे करने के लिए प्रेरित हों और वो उसी पक्ष के साथ बाद में भी सौदेबाजी और अनुबंध करने के लिए प्रोत्साहित हों। आइए इस भाषा को हिस्सों में तोड़ते हैं। पहले, ऐसी सहमति पर पहुंचना का मतलब है कि इस सौदेबाजी का उद्देश्य जीतना या हारना नहीं है। इसका उद्देश्य विरोधी को पराजित नहीं करना है, बल्कि किसी तरह की सहमति पर पहुंचना है। जब दोनों पक्ष सहमति पर पहुंचने का तरीका खोजने की सच्ची इच्छा के साथ सौदेबाजी की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो दोनों पक्षों का व्यवहार एक बार की सौदेबाजी वाली शैली से काफी भिन्न होता है और परिणाम आमतौर पर काफी बेहतर होते हैं। परिभाषा का दूसरा हिस्सा है सभी पक्षों की आवश्यकताएं इस हद तक संतुष्ट हों। यहाँ ये पहचाना गया है कि सौदेबाजी करने वाले प्रत्येक पक्ष की इच्छाएं और जरूरतें दूसरे पक्ष की इच्छाओं और जरूरतों से भिन्न होती हैं। इसीलिए सौदेबाजी या बातचीत की जा रही है। दीर्घकालीन व्यवस्था के लिए ये अनिवार्य है कि दोनों ही पक्ष सामने वाले की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के तरीके खोजें। दोनों पक्षों को खुश होना चाहिए। परिभाषा का तीसरा हिस्सा है ताकि वो अंदर से अपने वादे पूरे करने के लिए प्रेरित हों। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों को सौदेबाजी के परिणामों से इतना खुश होना चाहिए कि वो उस व्यावसायिक समझौते को सफल बनाना चाहें और सौदेबाजी में किए गए वादे निभाने के लिए पूरी तरह से इच्छुक रहें, ताकि उन्हें समझौते के लाभ मिल सकें। एक बार मैं एक बड़े अध्ययन संगठन के वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा था। उसने मुझे काफी गर्व से बताया कि उसने एक प्रकाशन कंपनी के साथ अपनी कंपनी के लिए बहुत अच्छा सौदा हासिल किया था। उसने उन्हें धूल चटा दी थी, जिसके फलस्वरूप वो आखिरकार अनुबंध में इतना ज्यादा एडवांस और रॉयल्टी देने के लिए तैयार हो गए जितनी वो दूसरे लेखकों और प्रोग्राम डेवलपर्स को नहीं देते थे। संयोग से मैं भी उसी प्रकाशक का प्रोडक्ट डेवलपर था। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि इस एग्जीक्यूटिव को सौदेबाजी में मुझसे बेहतर सौदा मिला था, जबकि मैं बरसों से उसी प्रकाशक के साथ काम कर रहा था और इतना अच्छा सौदा मुझे कभी नहीं मिला था। जब मैंने कंपनी के प्रेसिडेंट से बात की तो उन्होंने मुझे समझाया कि सामने वाला पक्ष सौदेबाजी में काफी आक्रामक था और बहुत मांगे कर रहा था। वो टस से मस नहीं हो रहा था और जरा सा भी झुकने को तैयार नहीं था। या तो प्रकाशक ज्यादा ऊंची दर पर भुगतान करने को सहमत हो जाए, वरना वो न सिर्फ वहां से चला जाएगा बल्कि दूसरों से प्रकाशक की बुराई भी करेगा। प्रेसिडेंट ने कहा, हम बाजार में अपने दुश्मन नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने उनकी शर्तें विनम्रता से मान ली। अब हमारे पास उनके प्रोडक्ट बनाने और बेचने का पूरा अधिकार तो है।
लेकिन इसका बंधन नहीं है। हमारा ऐसा करने का कोई इरादा भी नहीं है। उनका प्रोडक्ट हमारी शेल्फ पर अनंत काल तक बना रहेगा जब तक कि वो आकर इसे दोबारा नहीं मांगते। उस बिंदु पर हम उन्हें ये लौटा देंगे और उनके साथ अपने संबंध को हमेशा के लिए खत्म कर लेंगे। ये वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव अपने प्रोडक्ट के लिए बाजार से ज्यादा और बेहतरीन भाव ऐंठने में कामयाब हो गया था, लेकिन चूंकि उसने दीर्घकालीन संबंध के महत्व पर से नजरें हटा ली, इसलिए उसके और उसकी कंपनी के पास अंततः एक अनुबंध के सिवाय कुछ नहीं था, जिस पर भाव और शर्तें लिखी थीं, जिन्हें पूरा करने का सामने वाली कंपनी का कोई वादा या इरादा नहीं था। अप्रत्यक्ष प्रयास का नियम। सौदेबाजी में एक सिद्धांत है जिसे अप्रत्यक्ष प्रयास का नियम कहा जाता है। ये कहता है कि जब आप प्रत्यक्ष के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं तो आपको ज्यादा मिलता है। मिसाल के तौर पर आप किसी सौदेबाजी में अपने खुद के लक्ष्य हासिल करने की जितनी ज्यादा कड़ी कोशिश करते हैं, आप उतने ही कम सफल होंगे। जब आप अपनी मनचाही चीज हासिल करने की स्पष्ट कोशिश करते हैं तो दूसरे लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपको पीछे धकेलने के लिए विवश महसूस करते हैं। लेकिन आप सामने वाले पक्ष को संतुष्ट करने, अप्रत्यक्ष नीति का तरीका खोजने के लिए जितनी मेहनत से काम करते हैं, सामने वाला एक ऐसा अनुबंध स्वीकार करने के लिए उतना ही ज्यादा तैयार होगा जो आपके लिए संतोषजनक हो। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, मित्र पाने के लिए पहले आपको मित्र बनना होगा। सौदेबाजी में अप्रत्यक्ष प्रयास के नियम का इस्तेमाल यह है कि आप जिन लोगों के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं, जब आप उनके सर्वश्रेष्ठ हितों को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो निश्चिंत हो जाते हैं और सौदा करने के ऐसे तरीके खोजने लगते हैं जो आपके लिए भी संतोषजनक हों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हम आज यहाँ जो भी निर्णय लेते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उससे खुश रहें। मैं आपके हर विचार और सुझाव का स्वागत करूंगा, जिससे ये पक्का हो जाए कि आप हमारी बातचीत के अंत में और बाद में भी खुश हों। मैं भी खुश रहना चाहता हूं, लेकिन मैंने पाया है कि अगर मैं आपकी खुशी पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो आमतौर पर मुझे भी खुशी ही मिलेगी। इस नीति से सौदेबाजी करने पर मेरा दूसरा पक्ष लगभग हमेशा निरस्त्र हो जाता है और लगभग हमेशा हमारे बीच ऐसा समझौता होता है जो दोनों ही पक्षों के लिए संतोषजनक होता है। हम दोनों ही वहां से खुश होकर जाते हैं। भविष्य के बारे में सोचें निरनबर्ग की परिभाषा का चौथा और अंतिम हिस्सा है, और वो उसी पक्ष के साथ बाद में भी सौदेबाजी और अनुबंध करने के लिए प्रोत्साहित हों। ये दीर्घकालीन कारोबारी समझौते का सबसे अहम हिस्सा है। इसका मतलब है कि सौदे की सफलता से दोनों ही पक्ष इतने खुश हैं कि वो बार बार दूसरे समझौते करने के लिए इच्छुक भी हैं और उत्सुक भी। आज सर्वश्रेष्ठ कंपनियां खुद को अपने ग्राहकों, वेंडरों और सप्लायर्स के साथ साझेदार की स्थिति में रखती हैं। अपने व्यवसाय को बहुत सारी दूसरी कंपनियों में फैलाने के बजाय वो एक अकेले सप्लायर के साथ काम करती हैं। उस सप्लायर के साथ करीबी तौर पर काम करके वो बहुत गुणवत्तापूर्ण संबंध बनाती हैं। उनका आपसी संबंध उन्हें बेहतर गुणवत्ता, ज्यादा कार्यकुशलता और अंततः कम भाव व दोनों पक्षों के लिए ज्यादा मुनाफे की ओर ले जाता है। यही वो रणनीति है जिसका इस्तेमाल आज सभी उद्योगों के लगभग सभी बिजनेस लीडर करते हैं। टाइप 2 सौदेबाजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी कोई असली शुरुआत, मध्य या अंत नहीं है, क्योंकि ये लगातार चलती रहती है। इस प्रकार की सौदेबाजी का शुरुआती बिंदु गुणवत्तापूर्ण संबंध बनाना है जो विश्वास और विश्वसनीयता पर आधारित हो, चाहे वो बिक्री के लिए हो, खरीदारी के लिए हो, रोजगार, वित्त या किसी दूसरी चीज के लिए हो। आपके सबसे अच्छे कारोबारी संबंध हमेशा एक ऐसे अनुबंध पर आधारित होंगे जिससे दोनों ही पक्ष खुश हैं और जो विभिन्न रूपों में अनंत काल तक चलता रहता है। सबसे बुरे किस्म की सौदेबाजी वो होती है जिसके खत्म होने पर कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं होता। कोई भी पक्ष सामने वाले से दोबारा सौदेबाजी नहीं करना चाहता और दोनों ही पक्ष समझौते में किए गए वादों को निभाने के बारे में असहज और निरुत्साहित होते हैं। भाग 5, सौदेबाजी की 6 शैलियां। सौदेबाजी कई तरीकों से की जा सकती है, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि आप सौदेबाजी की किस तरह की शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस परिणाम की कोशिश कर रहे हैं। जीत हार की सौदेबाजी। पहली शैली को जीत हार की सौदेबाजी कहा जाता है। ये तब होती है जब पहले पक्ष यानी पार्टी ए को वो मिल जाता है जो वो चाहता है
और दूसरे पक्ष यानी पार्टी बी की हार हो जाती है। ये टाइप 1 सौदेबाजी का लक्ष्य है, जैसा अध्याय 3 में बताया गया है। ये सौदेबाजी की वो नीति है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब जिंदगी में केवल एक ही बार उस पक्ष से अनुबंध करना हो। यहाँ आप सबसे ऊंचे भाव पर बेचना चाहते हैं या सबसे कम भाव पर खरीदना चाहते हैं। इस तरह की सौदेबाजी में आपका ध्यान मित्र बनाने या दीर्घकालीन संबंध बनाने पर केंद्रित नहीं होता। ये तो सर्वश्रेष्ठ संभव सौदा हासिल करने पर पूरी तरह केंद्रित होता है। आपको खास परवाह नहीं होती कि सामने वाला भाव या शर्तों से नाखुश या असंतुष्ट है। आपका लक्ष्य तो बस जीतना होता है। जाहिर है, इस तरह की सौदेबाजी अतिरिक्त व्यवसाय या समझौते की ओर नहीं ले जाती है, सिवाय कुछ खास मामलों के, जैसे जब आप तुरंत पैसा पाने के लिए अपनी जायदाद गिरवी रख रहे हों। इस मामले में साहूकार की जीत होती है, क्योंकि वो उस सामान की सिर्फ आंशिक कीमत ही देता है, जबकि सामान गिरवी रखने वाले व्यक्ति की हार होती है, क्योंकि उसे आंशिक कीमत ही मिलती है। हार जीत की सौदेबाजी। सौदेबाजी की दूसरी शैली है हार जीत की सौदेबाजी। ये जीत हार की सौदेबाजी के विपरीत है। सरल भाषा में कहें तो ये पहली शैली के ठीक उलट है। दूसरे पक्ष या पार्टी बी को वो मिल जाता है जो वो चाहता है और पार्टी ए की हार हो जाती है। बी की आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं, जबकि ए की आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होती। सौदेबाजी की इस नीति का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को विरोधी मानते हैं, जिसे किसी भी साधन से हराना है। हार हार की सौदेबाजी। तीसरी नीति है हार हार की सौदेबाजी। इस स्थिति में दोनों ही पक्ष एक ऐसे सौदे में दाखिल होते हैं जिससे दोनों में से कोई भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि किसी भी पक्ष को उतना नहीं मिलता जितनी उसे उम्मीद थी। इस तरह की सौदेबाजी के बाद अक्सर विरोध, शत्रुता और बहसबाजी होती है। मिसाल के तौर पर पति घर आता है और पत्नी से कहता है, आज रात बाहर डिनर करने चलते हैं, आप कहाँ चलना चाहेंगी? वो जवाब देती हैं कि वो सी फूड पसंद करेंगी। पति कहता है कि वो सी फूड से तंग आ चुका है और वो इतालवी भोजन पसंद करेगा। पत्नी कहती है कि कुछ समय से बहुत ज्यादा इतालवी भोजन हो चुका है, इसलिए इसमें उसकी रुचि नहीं है। शांति बनाए रखने के लिए वो आखिरकार चाइनीज भोजन करने पर सहमत हो जाते हैं, जो उन दोनों में से कोई भी खास तौर पर नहीं चाहता है। लेकिन इस मामले में ये एकमात्र कारगर समझौता नजर आता है। ये हार हार की सौदेबाजी है। पत्नी को वो नहीं मिला जो वो चाहती थी, पति को वो नहीं मिला जो वो चाहता था, लेकिन वो सौदेबाजी के परिणामों को इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नहीं के बजाय कुछ तो मिल रहा है। समझौते की सौदेबाजी। चौथे प्रकार की सौदेबाजी को समझौता कहा जाता है। समझौता सौदेबाजी में दोनों ही पक्षों को कुछ मिलता है और इसलिए वो बेहतर स्थिति में होते हैं, लेकिन दोनों में से किसी भी पक्ष की आवश्यकताएं पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती हैं। सौदेबाजी के अंत में दोनों ही पक्षों के मुंह का स्वाद कसैला रहता है। वो इतने अप्रसन्न तो नहीं होते हैं कि अनुबंध करने से इनकार कर दें, लेकिन वो सौदेबाजी के परिणामों को लेकर खास रोमांचित भी नहीं होते हैं। कोई सौदा नहीं वाली सौदेबाजी। पांचवी शैली को कोई सौदा नहीं वाली सौदेबाजी कहा जाता है। इस स्थिति में आप और सामने वाला दोनों ही अपनी स्थितियों, आवश्यकताओं और हितों को बताते हैं। बातचीत करने पर पाते हैं कि आप किसी सहमति पर नहीं पहुंच सकते। आप दोनों बहुत दूर हैं। आप असहमत होने के लिए सहमत हो जाते हैं। आप कटुता या अप्रसन्नता के बिना अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। आप दोनों के सामने चर्चा का दरवाजा खुला रहता है, जिससे आप परिस्थितियों के बदलने पर दोबारा सौदेबाजी शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक खास सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला बहुत ज्यादा भाव मांग रहा है। आप कम भाव का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन सामने वाला उस भाव पर देने से इनकार कर देता है। आप इससे ज्यादा नहीं देना चाहते हैं और वो उससे कम में बेचना नहीं चाहता। कोई सौदा नहीं होता। जीत जीत की सौदेबाजी। अंत में आता है सर्वश्रेष्ठ किस्म का सौदा, यानी जीत जीत की सौदेबाजी। यही आपका लक्ष्य है। जीत जीत की सौदेबाजी में दोनों ही पक्षों को ये महसूस होता है कि वो जीत गए हैं। दोनों ही पक्षों को महसूस होता है कि उन्होंने एक बेहतरीन सौदा कर लिया है। दोनों ही पक्ष खुश और संतुष्ट होते हैं। दोनों ही अपने वादे निभाने के लिए उत्सुक होते हैं। दोनों इसी आधार पर आगामी सौदे करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। ज्यादातर मामलों में जीत जीत सौदेबाजी के लिए एक तीसरे विकल्प पर पहुंचने की जरूरत होती है, जो उन दोनों के शुरुआती विकल्पों से बेहतर होता है। दोनों ही पक्ष जब सौदेबाजी में प्रवेश करते हैं तो उनके मन में विचार, हित और स्थितियां भरी होती हैं
अक्सर उन्हें ये एहसास होता है कि इतने अलग अलग विकल्पों में समझौता नहीं हो सकता, लेकिन फिर उन्हें एक तीसरा विकल्प मिलता है जो ज्यादातर मामलों में उन दोनों के सोचे हुए विकल्प से भिन्न होता है। जब वो सौदेबाजी करने के लिए वहां आए थे, जीत जीत की सौदेबाजी तब होती है जब तीसरा विकल्प उन दोनों विकल्पों से श्रेष्ठ साबित होता है जिनके साथ दोनों पक्ष चर्चा करने के लिए टेबल पर बैठे थे। परस्पर लाभ के समाधान की तलाश करें। कुछ साल पहले मैं टाउन काउंसिल के सदस्यों से 330 घरों के लिए रियल एस्टेट डेवलपमेंट अनुबंध पर सौदेबाजी कर रहा था। मेरे ग्राहकों ने शहर के कोने कोने पर जायदाद खरीदी थी और सब डिवीजन की डिजाइनिंग का पूरा काम कर लिया था, लेकिन टाउन काउंसिल सुवेज, सड़कें, पहुंच मार्ग, बिजली, पानी आदि प्रदान करने के लिए प्रति भूखंड के $10,000 यानी तब के हिसाब से कुल मिलाकर $3.3 मिलियन मांग रही थी। इसे ये राशि नकद चाहिए थी और वो भी तुरंत। इसकी मांग अतार्किक नहीं थी क्योंकि इसे नए सब डिजाइन में सुविधाएं देने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना था। समस्या ये थी कि मेरे ग्राहकों के पास इतना नकद पैसा नहीं था। जब ये लग रहा था कि हम एक अंधी गली में पहुंच गए हैं और मेरे ग्राहक सोचने लगे थे कि सौदा उनकी उंगलियों से फिसल रहा है, तो मैंने परस्पर लाभ के एक समाधान का प्रस्ताव रखा। मैंने कहा, ऐसा लगता है कि अंतिम बिंदु का संबंध $3.3 मिलियन से है। मेरा समाधान ये है, हम यहाँ इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम आपको $3.3 मिलियन देंगे जैसा आपने आग्रह किया है। फिर मैंने आगे कहा, पिछले 3 दिनों से हम यहाँ जिन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, हम उस हर चीज से सहमत हो जाएंगे जिनमें नगर पालिका को $3.3 मिलियन देना शामिल है, लेकिन हमें आपसे बस एक छोटी सी रियायत चाहिए। हम आपसे ये मांग करते हैं कि आप इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि आप प्रति भूखंड $10,000 की दर से $3.3 मिलियन तब लें जब हम उन्हें घर बनाने वालों और डेवलपर्स को बेचें। कमरे में खामोशी छा गई। आखिरकार मेयर ने खामोशी तोड़ी। उन्होंने कहा, देखिए, जाहिर है हम पूरा पैसा तुरंत और एक मुश्त पसंद करते, लेकिन अगर भूखंड बेचना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है तो हम आंशिक भुगतान के लिए तैयार हैं। सौदा हो गया। मैंने आपको ये कहानी इसलिए बताई है क्योंकि जब आप जीत जीत वाला समाधान खोजते हैं तो इस तरह की चीज बार बार होती है। लीक से हटकर सोचने के लिए तैयार रहें। पूरी तरह स्पष्ट कर लें कि सौदे में हर पक्ष को अनिवार्यतः क्या चाहिए। फिर देखें कि क्या आप उन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने का कोई ऐसा तरीका नहीं खोज सकते जिससे हर व्यक्ति खुद को विजेता महसूस करे। भाग 6, सौदेबाजी की शक्ति के उपयोग। आपको जितना लगता है सौदेबाजी में आपके पास उससे ज्यादा शक्ति होती है। यह लगभग हमेशा होता है। जब आपको महसूस हो कि सामने वाले के पास ही सारी शक्ति है, तब भी ये हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज हो जिसे वो चाहता है, या आप उसकी कोई मनचाही चीज खोज सकते हैं जिससे शक्ति का पलड़ा आपके पक्ष में भारी हो जाए। आप कई तरीकों से किसी भी तरह की सौदेबाजी में अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, जिनमें पूरी तैयारी, अधिकार, सामने वाले पक्ष संबंधी ज्ञान, परानुभूति, पुरस्कार, दंड और निवेश शामिल हैं। तैयारी की शक्ति। जब आप सौदेबाजी करने जाते हैं तब आपकी तैयारी जितनी ज्यादा होगी और आप जितने ज्यादा ज्ञानी होंगे, आपके पास उतनी ही ज्यादा शक्ति होगी। अच्छी तरह होमवर्क करें। विशेषज्ञ सौदेबाज रॉबर्ट रिंगर बताते हैं कि किसी रियल एस्टेट मालिक के साथ सौदेबाजी करते वक्त वो एक अकाउंटेंट, वकील और बिजनेस मैनेजर को साथ लेकर गए थे। इससे जिस अनुबंध पर चर्चा हो रही थी उसके बारे में उन्हें बहुत सक्षम और ज्ञानी माना गया। अधिकार की शक्ति। ये स्पष्ट करने से भी आपको शक्ति मिलती है कि आपके पास खरीदने या ना खरीदने, यानी खरीदारी का निर्णय लेने या न लेने का अधिकार है। इसके अलावा जब आप स्पष्ट कर देते हैं कि आप इस क्षेत्र में ज्ञानी और अनुभवी हैं तथा स्पष्टता से जानते हैं कि भाव और शर्तें सटीकता से क्या होनी चाहिए, तो सामने वाला व्यक्ति अक्सर सहम जाता है और आपको बेहतर भाव तथा शर्तें दे देता है। दूसरे पक्ष की आवश्यकताओं के ज्ञान की शक्ति। आप सामने वाले पक्ष की स्थिति के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, आपके पास सौदेबाजी में उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है। अगर आपको ये पता लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को आपका कोई प्रोडक्ट या सेवा तुरंत चाहिए, या सामने वाली कंपनी के सामने गंभीर वित्तीय समस्याएं हैं और इसे पूंजी या उधार की जरूरत है, तो आप बेहतरीन सौदा करने की ज्यादा मजबूत स्थिति में होते हैं। परानुभूति या तादात्म्य की शक्ति।
इस शक्ति का इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्र के शीर्ष सौदेबाज करते हैं। आप सामने वाले व्यक्ति के साथ गर्मजोशी भरा संबंध बनाने में जितना ज्यादा समय लगाते हैं, वो संभवतः उतना ही ज्यादा तनाव रहित होगा और सौदेबाजी में आपको बेहतर शर्तें देने के लिए उतना ही ज्यादा तैयार हो। पुरस्कार और दंड देने की शक्ति, ये एक अनिवार्य शक्ति है जिसे आप सौदेबाजी में दिखा सकते हैं और आपको दिखानी भी चाहिए। जब आपके पास किसी को पुरस्कार या लाभ देने की शक्ति होती है अथवा पुरस्कार और लाभ रोकने की शक्ति होती है, तो इस बात की कहीं ज्यादा संभावना होती है कि वो आपके साथ व्यवसाय करेगा, वो आपके साथ सौदेबाजी करना चाहेगा। निवेश की शक्ति, इसका मतलब यह है कि आपने या सामने वाले ने सौदेबाजी में कितना समय लगाया है या मेहनत की है। अगर आपने सिर्फ 5 मिनट का ही समय लगाया है तो आपका निवेश बहुत कम है, लेकिन अगर आपने किसी समझौते पर काम करने में 5 दिन, सप्ताह या महीने लगाए हैं तो आपने भारी निवेश किया है और इसका सामने वाले पर निश्चित रूप से असर पड़ता है। सामने वाले पक्ष का या आपका निवेश जितना ज्यादा होता है, आपके पास सौदेबाजी में उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है। भाग 7, शक्ति और अनुभूति। सारी शक्ति अनुभूति का मामला है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपके पास कितनी शक्ति है, महत्वपूर्ण तो ये है कि सामने वाले के हिसाब से आपके पास कितनी शक्ति है। मेरा एक अच्छा मित्र है, वो कभी करोड़ों डॉलर का मालिक था, लेकिन महामंदी में उसका सारा पैसा चला गया। वो हर क्षेत्र में कटौती करने के लिए विवश हुआ और उसे हैम्पटन्स का घर तथा अपनी बड़ी यॉट बेचनी पड़ी, लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। आज वो दोबारा उन्नति की राह पर है। वो खरीद रहा है, बेच रहा है, सौदेबाजी कर रहा है और एक कंपनी का विस्तार कर रहा है तथा दूसरी को बेच रहा है। चूंकि हर व्यक्ति अब भी उसे दौलतमंद मानता है, इसलिए वो भी ऐसा व्यवहार करता है मानो उसके पास वही आर्थिक दबदबा हो जो कुछ साल पहले था। अनुभूति ही सब कुछ है। अनुभूति का महत्व सौदेबाजी में प्रयुक्त शक्ति के प्रकारों पर लागू होता है, जैसा पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। यहाँ कुछ और तरीके हैं जिनसे अनुभूति की शक्ति सौदेबाजी को प्रभावित कर सकती है। अभाव की शक्ति। अक्सर लोग ये जानते ही नहीं हैं कि वो किसी प्रोडक्ट या सेवा को कितना ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, जब तक कि यह आशंका सामने नहीं आती कि वो उसे बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके पास कोई दुर्लभ चीज है जिसकी दूसरे लोगों को जरूरत या इच्छा है और जिसे वो तुरंत खरीदने को तैयार हैं। इस अनुभूति से आपको किसी सौदेबाजी में उत्कृष्ट मोल भाव करने की शक्ति मिलती है। उदासीनता की शक्ति। आप सौदेबाजी में शांत और भावशून्य बनकर उदासीनता का नजरिया प्रदर्शित करते हैं। इस तरह आप सामने वाले के मन में ये अनुभूति बना देते हैं कि आपको दरअसल इस बात की परवाह ही नहीं है कि आप प्रोडक्ट खरीद या बेच पाते हैं अथवा नहीं। इसे अक्सर पोकर फेस यानी जुआरी का चेहरा कहा जाता है। जब आप टीवी पर पोकर चैंपियनों को देखते हैं तो आप गौर करेंगे कि पूरे खेल में उनका चेहरा शांत रहता है और वो लगभग ऊबे हुए नजर आते हैं। अगर सामने वाला पक्ष सौदा करने को उत्सुक हो तो और भी अच्छा रहता है। अगर आप उदासीन हैं और सामने वाला उदासीन नहीं है तो आपको यकीनन बेहतर सौदा मिल जाएगा। साहस की शक्ति। सौदेबाजी में साहस दिखाने का तरीका यह है कि आप सौदे पर दृढ़ मुद्रा अपनाते हैं, एक स्पष्ट पेशकश या मांग करते हैं, सौदेबाजी की असफलता का जोखिम लेते हैं और जरूरत पड़ने पर सौदेबाजी से उठकर दूर चले जाने की अपनी इच्छुकता दर्शाते हैं। जब सामने वाला पक्ष ये देखता है कि आपको अपनी पेशकश और प्रस्ताव पर पूरा विश्वास है तो इससे अक्सर वो दबाव में आ जाता है और आपको बेहतर भाव या शर्तें दे देता है। समर्पण की शक्ति। अगर सामने वाला पक्ष देखता है कि आप अनुबंध और सौदा पूरा करने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं और इसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो इससे सामने वाला मन ही मन आपको ज्यादा शक्तिशाली समझने लगता है। द्वितीय विश्व युद्ध में सिंगापुर में ब्रिटिश सेना के पास 80,000 सैनिक थे और आक्रमण से जूझने के लिए अच्छी रसद भी थी। दूसरी तरफ जापान की सेना छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद जापान ने सिंगापुर को ब्रिटेन से छीन लिया। जापान ने ब्रिटिश सेना को विश्वास दिला दिया कि वो विजय के प्रति इतना समर्पित था कि टापू को रौंद देगा और इस पर मौजूद हर व्यक्ति को मार डालेगा, जिनमें नागरिक शामिल थे।
चूंकि जापानी पूरे मलेशिया को पहले ही रौंद चुके थे, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ था, इसलिए ब्रिटिश सेना सिंगापुर को रौंदने के उनके समर्पण पर शक नहीं कर सकती थी। जापान के संकल्प की इस अनुभूति की वजह से ब्रिटेन ने हथियार डाल दिए। ज्ञान और विशेषज्ञता की शक्ति। जो पक्ष सबसे ज्यादा ज्ञान या विशेषज्ञता का एहसास दिलाता है, उसके पास सौदेबाजी में जबरदस्त शक्ति होती है। यदि आप कोई जटिल या उन्नत प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो पृष्ठभूमि के डाटा या प्रौद्योगिकी पर आपकी पकड़ से आप उस खरीदार से स्पष्ट रूप से लाभकारी स्थिति में रहते हैं, जिसे उस प्रोडक्ट के बारे में कम ज्ञान है। एप्पल स्टोर्स संसार का सबसे सफल रिटेल व्यवसाय है। न्यूयॉर्क की टिफैनी एंड कंपनी की औसत बिक्री लगभग $2000 प्रति वर्ग फुट है, जबकि एप्पल स्टोर की औसत बिक्री $4600 प्रति वर्ग फुट है। क्यों? क्योंकि एप्पल स्टोर्स में काम करने वाले लोग जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनके बारे में वो इतने ज्यादा ज्ञानी होते हैं कि लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए सैकड़ों हजारों डॉलर देते हैं, जिन्हें खरीदने का उनका कोई इरादा नहीं था। और जब वो दरवाजे में से अंदर घुसे थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो उन प्रोडक्ट्स को चाहते हैं। भाग 8, सौदेबाजी पर भावनाओं का प्रभाव। भावना सौदेबाजी का अहम घटक है। भावनाएं, खासतौर पर इच्छा, लोभ, डर या क्रोध की भावनाएं किसी सौदेबाजी में आपकी मदद कर सकती हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। सौदेबाजी की प्रतिक्रिया में आप अपनी भावनाओं को जितनी दूर रख सकते हैं, आप खुद के लिए या अपने संगठन के लिए सर्वश्रेष्ठ सौदा हासिल करने में उतने ही ज्यादा सक्षम होंगे। आप जितने ज्यादा भावनात्मक या भावुक होते हैं, आप अच्छा सौदा पाने में उतने ही कम सक्षम होंगे। भावनाएं मूल्य को विकृत कर देती हैं। भावनाएं हावी हो जाती हैं तो आप स्पष्टता से सोच नहीं पाते हैं और अच्छे निर्णय लेने में अक्षम होते हैं। किसी सौदेबाजी में शांत रहने के लिए आप जो भी चीज करते हैं, हर चीज से बेहतर सौदा पाने में मदद मिलेगी। आप इसे कितनी बुरी तरह चाहते हैं। सौदेबाजी में सबसे प्रबल भावना है इच्छा। आप किसी खास प्रोडक्ट अथवा सेवा को जितना ज्यादा खरीदना या हासिल करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, आपके पास सौदेबाजी में उतनी ही कम शक्ति होगी। अगर आप किसी चीज को बहुत बुरी तरह चाहते हैं, तो संभवतः आप इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होंगे। अगर आपके सामने वाला जानता है कि आप किसी चीज को बुरी तरह चाहते हैं, तो वो आपसे लाभप्रद स्थिति में होगा। पिछले अध्याय में उदासीनता की शक्ति के बारे में हमने जो बात की थी, वो याद है? खुद से प्रश्न पूछें, अगर आपको ये प्रोडक्ट ना मिले तो क्या होगा? अगर आप इस सौदेबाजी या खरीदारी में सफल ना हो, तो सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? अगर आपको ये नहीं मिलता है, तो क्या आपकी जान चली जाएगी? अपनी मनचाही वस्तु हासिल न कर पाने के बारे में खुद को पहले से तैयार कर लें। चाहे खरीदारी हो या बिकवाली, आप सौदेबाजी में सफल ना होने के बारे में जितने ज्यादा शांत रहते हैं, आप उतनी ही ज्यादा अच्छी तरह सोच पाएंगे और उतने ही बेहतर निर्णय ले पाएंगे। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। लोभ एक और भावना है जो आपकी सोच को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कुछ दिए बिना कुछ पाने का विचार या किसी चीज को बहुत कम भाव पर पाने का विचार आपकी भावनाओं को विकृत कर सकता है और स्पष्टता से सोचने को मुश्किल बना सकता है। आप जिसके हकदार नहीं है, उसे पाने के विचार या जबरदस्त सौदे जैसी लगने वाली किसी चीज को पाने के विचार से तार्किक निर्णय लेने की आपकी योग्यता आहत हो सकती है। इच्छा और लोभ के बाद डर सबसे खतरनाक भावना है। आप किसी परिणाम से जितना ज्यादा डरते हैं, उतनी ही आसानी से ऐसा काम करने के बारे में रोमांचित हो जाएंगे जो शायद आपके सर्वश्रेष्ठ हित में नहीं होगा। आप कोई निश्चित चीज हासिल कर पाते हैं या नहीं, या सौदेबाजी में कोई खास परिणाम हासिल कर पाते हैं या नहीं, इसके प्रति उदासीनता दिखाना अपनी भावनाओं को शांत करने का एक अद्भुत तरीका है। अंत में एक और प्रबल भावना की वजह से आप सौदेबाजी में खराब निर्णय ले सकते हैं। यह है क्रोध। धूर्त सौदेबाज अक्सर डर और क्रोध का इस्तेमाल करके लोगों को बौखला देते हैं और फिर उन पर चढ़ाई करके उन्हें ऐसे निर्णय लेने पर विवश कर देते हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं हैं। हर समय शांत रहें। जब भी आपको महसूस हो कि आप किसी सौदेबाजी में भावुक बन रहे हैं, तो विराम का आग्रह करें, ब्रेक लें, पैदल टहलें, लंच के बाद लौटें या दूसरे दिन लौटें। खुद को अनुशासित करें कि जब भी आप किसी तरह की भावना के शिकंजे में हो, तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेंगे या किसी शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे। खुद से ये प्रश्न पूछें, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर सौदा नहीं होता है तो क्या फर्क पड़ता है?
मेरे एक मार्गदर्शक बहुत सफल व्यवसायी हैं। उन्होंने मुझे एक बात बताई जिसे मैं कभी नहीं भूला। जब मैं किसी संभावित व्यावसायिक सौदे के बारे में रोमांचित होता था तो वो कहते थे, ब्रायन, सौदे किसी बस की तरह होते हैं, हमेशा कुछ देर बाद दूसरी बस आ जाएगी। इस एक सौदे के बारे में रोमांचित या चिंतित मत रहो। अगर ये सही से नहीं होता है तो इसके बारे में भूल जाओ, दूसरा सौदा जल्दी ही सामने आ जाएगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार मुझसे कहा था, कई बार सर्वश्रेष्ठ सौदे वो होते हैं जो आपने नहीं किए। विरक्ति का अभ्यास करें। अपनी भावनाओं पर काबू रखने की कुंजी ये है कि आप पहले से मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो जाएं। विरक्ति का अभ्यास करें। किसी सौदेबाजी में जाते वक्त गहरी सांस लें, खुद पर निगाह रखें और बौद्ध की तरह शांत रहें। सौदे के साथ भावनात्मक रूप से ना जुड़े या प्रबलता से तादात्म्य ना करें। शांति का एहसास और स्पष्ट विरक्ति कायम रखने की आपकी योग्यता शक्ति की स्थिति में आने की कुंजी है। याद रखें, जो व्यक्ति किसी खास परिणाम को पाने के बारे में भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा शामिल होता है, उसके पास सबसे कम शक्ति होती है। भाग 9, निर्णयों में समय का तत्व। समय और टाइमिंग यानी सही समय चुनना प्रभावी सौदेबाजी में मुख्य घटक होते हैं। अक्सर आपको किसी सौदेबाजी में उत्कृष्ट सौदा मिल सकता है, बशर्ते आप पहले से ही सही समय चुनने की योजना बना लें। राज खुल गया है। मिसाल के तौर पर नई कार खरीदते समय आप एक रणनीति का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्स पीपल और सेल्स मैनेजरों को हर महीने कोटा पूरा करना होता है। अगर आप महीने के पहले 3 हफ्तों में किसी डीलर के यहाँ जाते हैं तो उस पर कोटा पूरा करने का कोई दबाव नहीं रहता है। इस वजह से वो आपसे ज्यादा भाव मांगेगा और सौदेबाजी में ज्यादा रियायतें नहीं देगा। कार खरीदने का सबसे अच्छा समय महीने के आखिरी 2 दिनों में ही होता है। इसके पहले आप टेस्ट ड्राइव करने के लिए डीलर के यहाँ जा सकते हैं ताकि आप ये चुन सकें कि आप कौन सी कार खरीदना चाहते हैं। लेकिन आखिरी भाव और शर्तों पर सौदेबाजी करने के लिए महीने के आखिरी 2-3 दिनों का इंतजार करें। इस नीति पर चलने से आपको हमेशा बेहतर सौदा मिलेगा और कई बार तो बहुत ज्यादा बेहतर सौदा मिलेगा। कुछ साल पहले मैं 1000 से ज्यादा लोगों का सेल्स सेमिनार कर रहा था। मैंने प्रतिभागियों को यही बात बताई कि अगर वो भविष्य में कार खरीदने की सोचें तो सही समय महीने के आखिरी 2-3 दिन होते हैं। मुझे पता नहीं था कि दर्शकों में अलग अलग कंपनियों के लगभग 100 कार सेल्स पीपल भी बैठे थे। वो मेरे पर्दाफाश पर आग बबूला हो गए। जब सेमिनार खत्म हुआ तो वो सड़क पर मेरे पीछे चिल्लाते रहे तथा बुरा भला कहते रहे, क्योंकि मैंने कार उद्योग के सबसे अच्छे रहस्यों में से एक को उजागर कर दिया था। अत्यावश्यकता के एहसास से सावधान रहें। टाइमिंग या सही समय चुनने में शायद सबसे महत्वपूर्ण घटक तात्कालिकता या अत्यावश्यकता का एहसास है। आप कोई चीज जितनी जल्दी खरीदना चाहते हैं, आपके पास मोल भाव करने की उतनी ही कम शक्ति होती है। अच्छे सेल्स पीपल और सौदेबाज हर युक्ति का इस्तेमाल करके तात्कालिकता का एहसास उत्पन्न करते हैं ताकि ग्राहकों की प्रभावी ढंग से सौदेबाजी करने की योग्यता कमजोर हो जाए। सेल्स पर्सन कहता है, यदि हम आज किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाते हैं तो कल सुबह पूरा भाव बदल जाएगा, या हमारे पास इस खास सामान पर खास छूट चल रही है लेकिन ये आज 5 बजे खत्म हो जाएगी, इसके बाद ये पूरे दाम पर ही मिलेगा। अगर कोई कहता है कि आपको तुरंत निर्णय लेना होगा वरना आप खास शर्तों को गवा देंगे, तो इस तकनीक से निपटने के लिए आप इस तरह जवाब देते हैं, अगर मुझे इसी समय तुरंत ही निर्णय लेना हो तो जवाब नहीं है, लेकिन अगर मुझे आपके प्रस्ताव पर सावधानी से सोचने का मौका मिलता है तो जवाब भिन्न हो सकता है। पहले अमेरिका में अग्निशामक विभाग निजी स्वामित्व के होते थे, जिसमें स्थानीय दुकानदार काम करते थे। जब किसी के घर में आग लग जाती थी तो मकान मालिक किसी को अग्निशामक विभाग तक भेजता था और जल्दी से जल्दी दमकल भेजने का आग्रह करता था। दमकल जलते हुए घर के सामने पहुंचती थी और इसी माहौल में दमकल का मालिक मकान मालिक से आग बुझाने की कीमत पर सौदेबाजी करता था। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं, मकान मालिक उस वक्त अपनी तरफ से बहुत अच्छी सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं होता था। इस असंतुलन की वजह से ही सारे अग्निशामक विभाग अंततः सरकारी बन गए और उनका प्रबंधन शासकीय हो गया। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। चालाकी की एक और तकनीक है जिसे जल्दबाजी कहा जाता है। इसमें सामने वाला पक्ष आपसे जल्दबाजी में निर्णय कराता है और आपको ज्यादा सोच विचार करने का मौका ही नहीं देता है।
जब भी कोई आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए विवश करे तो आप ये कहकर इससे निपटते हैं, मुझे इस निर्णय के बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय चाहिए, मैं आपको बाद में बताता हूँ। वास्तव में उत्कृष्ट सौदेबाज देर करने के लिए समय का इस्तेमाल करते हैं। विलंब इनकार करने का सबसे क्रूर तरीका है। आप किसी सौदेबाजी में जितना विलंब करते हैं या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आतुर व्यक्ति को जवाब देने में जितनी देर करते हैं, आपके पास उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है। किसी सहमति या समझौते में विलंब एक शक्तिशाली तकनीक है जिसका इस्तेमाल आप अपनी रक्षा के लिए कर सकते हैं। गंभीर निर्णयों को कम से कम 24 घंटों के लिए टाल दें ताकि आपको सोच विचार के लिए समय मिल जाए। आप किसी सौदेबाजी संबंधी निर्णय लेने में जितनी ज्यादा देर करते हैं, बेहतर निर्णय लेने की आपकी योग्यता उतनी ही अच्छी होती है। आपको मिलने वाला अंतिम सौदा भी बेहतर हो जाएगा। डेडलाइन तय करें या उनसे बचें। समय और टाइमिंग के संबंध में एक और सहायक तकनीक है जिसे डेडलाइन कहा जाता है। जब भी संभव हो, सामने वाले पक्ष को निर्णय लेने के लिए एक डेडलाइन दे दें। सामने वाले पक्ष को बताएं कि अगर वो आपको निश्चित समय या तारीख तक निर्णय नहीं बताता है तो सारी शर्तें रद्द हो जाएंगी, भाव और शर्तें बदल जाएंगी। आप वो प्रोडक्ट या सेवा किसी दूसरे को बेच देंगे। माहिर सौदेबाज और सौदेबाजी के शिक्षक हर्ब कोहेन एक मूल्यवान सबक वाली कहानी बताते हैं जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव के रूप में अपने करियर में जल्दी ही सीख ली थी। कंपनी ने उन्हें एक बड़े उत्पादन अनुबंध पर सौदेबाजी करने के लिए जापान भेजा था। संभावित कारोबारी समझौता उनकी कंपनी के लिए तो महत्वपूर्ण था ही, युवा एग्जीक्यूटिव के रूप में उनके लिए भी महत्वपूर्ण था। जब वो जापान पहुंचे तो मेजबान लिमोजीन में बैठाकर उन्हें होटल ले गए और कहा कि वो सम्मानित अतिथि के रूप में उनकी पूरी देखभाल करेंगे। मेजबानों ने उनकी वापसी के टिकट के बारे में पूछा ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कब जा रहे हैं, जिससे उन्हें हवाई अड्डे तक छोड़ने का इंतजाम कर सके। इसके फलस्वरूप उन्हें ये पता चल गया कि कोहेन के पास जापान में 6 दिन थे, जिसके बाद उन्हें अमेरिका लौटना होगा। पहले 5 दिन तक मेजबानों ने उन्हें शानदार दावतें दी, शराब पिलाई और भोजन कराया। वो उन्हें प्लांट घुमाने ले गए, लेकिन उन्होंने कभी व्यवसाय संबंधी चर्चा नहीं की। उनके शिष्टाचार से अभिभूत होकर कोहेन भी यथासंभव विनम्र बने रहे। मेजबानों ने आखिरी दिन ही गंभीर सौदेबाजी शुरू की। हवाई अड्डे तक कार से जाते समय भी वो अंतिम निर्णयों के बारे में सौदेबाजी कर रहे थे। कोहेन ने अंततः एक बुरा सौदा स्वीकार कर लिया जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करते। अगर उन्हें यह एहसास होता कि सामने वाला पक्ष उनके खिलाफ समय का इस्तेमाल कर रहा था। सौदेबाजी में 20-80 का नियम। सौदेबाजी और सही समय चुनने में 80-20 का नियम एक खास तरह से लागू होता है। नियम यह है कि किसी सौदेबाजी के आखिरी 20% हिस्से में ही पूरे सौदे में शामिल 80% महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए जाते हैं। सौदेबाजी के पहले 80% हिस्से में सिर्फ 20% मुद्दों पर ही निर्णय लिए जाते हैं। आपको ये जान लेना चाहिए कि शुरुआती 80% विचार विमर्श महत्वहीन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगा। जब समय खत्म होने वाला होगा तब सौदेबाजी के अंत में ही आप आखिरकार सबसे अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और अंततः सहमत होंगे। मैंने ये सीखा है कि आपको सौदेबाजी के पहले हिस्से में शांत रहना चाहिए। सौदेबाजी करने में कोई तुक नहीं है। अगर किसी समझौते पर 2 घंटे तक चर्चा होने वाली है तो ये मानना सुरक्षित है कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आखिर 30 मिनट में ही निर्णय लिए जाएंगे। धैर्यवान बने। भाग 10, जाने कि आप क्या चाहते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि कितने सारे लोग सौदेबाजी करने के लिए बैठ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें सटीकता से ये पता नहीं होता कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि वो चलते चलते अपने लक्ष्य और इच्छाएं तय करते हैं। उन्हें ज्यादा ऊंचे भाव पर खरीदने या कम भाव पर बेचने के लिए आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, राजी किया जा सकता है और उनसे ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। इस स्थिति का समाधान ये है कि आप पहले से सोच लें कि आप कौन से आदर्श परिणाम चाहते हैं। खुद से ये प्रश्न पूछें, यदि ये सौदेबाजी मेरे लिए आदर्श तरीके से हो तो मुझे कौन सा परिणाम मिलेगा। कागज पर सोचें। हर चीज का वर्णन करते समय लिखें कि आप सौदेबाजी से क्या चाहते हैं। जो लोग सटीकता से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और इसे लिख लेते हैं, वो अनिश्चित या अस्पष्ट लोगों से ज्यादा लाभकारी स्थिति में रहते हैं। इस पर दूसरों से चर्चा करें। जब भी संभव हो, आगामी सौदेबाजी के बारे में किसी दूसरे से बातचीत करें और उसे आदर्श परिणाम के विवरण बताएं। दूसरों के साथ बातचीत करने और कागज पर सोचने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोडक्ट या सेवा मुफ्त में मिल जाएगी या आप कोई ऐसा परिणाम हासिल कर लेंगे जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान होगा। बहरहाल,
सौदेबाजी से पहले अच्छी तरह विचार करने पर इस बात की ज्यादा संभावना है कि आप जीत जीत वाले परिणाम पर पहुंच जाएंगे, जिससे आप भी संतुष्ट होंगे और सामने वाला भी। इस प्रक्रिया में यह भी तय करें कि आदर्श परिणाम हासिल करने के लिए आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। आप इस सौदेबाजी या समझौते में जो चाहते हैं उसके बदले में आप क्या देने या मानने को तैयार हैं। सर्वश्रेष्ठ, मध्यम और सबसे बुरे परिणाम। 3 तरह के संभावित परिणामों के संदर्भ में सोचें। सर्वश्रेष्ठ, मध्यम और सबसे बुरे। जब आप किसी सौदेबाजी सत्र में जाते हैं तो आपके दिमाग में ये तीनों परिणाम रहने चाहिए। बहरहाल आपको शुरुआत से ही सर्वश्रेष्ठ संभव भाव और शर्तों का लक्ष्य बनाना चाहिए। जब आप बेचने के लिए सर्वश्रेष्ठ संभव भाव और खरीदने के लिए सबसे कम संभव भाव से शुरुआत करते हैं तो इसके परिणामों से आप अक्सर दंग रह जाएंगे। कई बार तो आपके नियंत्रण के बाहर के कई घटक होते हैं जिनकी वजह से सामने वाला पक्ष आपकी बात तुरंत मान लेगा और आगे मोल भाव करने की जरूरत ही नहीं होगी। आपने जो मध्यम परिणाम तय किया है वो स्वीकार्य है, जबकि तीसरा संभावित परिणाम सबसे बुरा है जो हो सकता है। यदि आपको सबसे बुरे को स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता है तो ये सबसे निचला स्तर है जहां तक आप जा सकते हैं और सौदा पक्का कर सकते हैं। इसे पीछे हटने की अंतिम स्थिति कहा जाता है। हालांकि ये आपको कतई पसंद नहीं है, लेकिन आप इस स्तर तक नीचे आने को तैयार रहते हैं। ये सबसे निचला स्तर है जिसके बाद आप वहां से उठकर चल देंगे। इस स्तर के नीचे आप किसी भी हालत में सौदा नहीं करें। आप पूरी तरह तैयार रहें। इसके लिए पहले से ही स्पष्टता से तय कर लें कि आप कितना न्यूनतम स्वीकार करेंगे। शिखर या न्यूनतम स्तर से शुरुआत करें। आप किसी सौदेबाजी में मोल भाव कहां से शुरू करते हैं? आप अपने सर्वश्रेष्ठ परिणाम से थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं। आपको आगे चलकर रियायतें देनी पड़ सकती हैं और थोड़े निचले स्तर पर सौदा पक्का करना पड़ सकता है, लेकिन हमेशा उस सर्वश्रेष्ठ स्तर से शुरुआत करें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। श्रम सौदेबाज इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए मशहूर है। यूनियन अनुबंध पर होने वाली सौदेबाजियों में सौदेबाज 50% वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग से शुरू करता है। इसके साथ ही वो चिकित्सा भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को बेहतर बनाने की मांग भी रखता है। वो ये प्रस्ताव यूनियन के नए अनुबंध की न्यूनतम मांग के रूप में सामने रखते हैं। जब सौदेबाजी खत्म होती है तो वो 2 साल तक 5% वेतन वृद्धि स्वीकार कर लेते हैं, जबकि चिकित्सा या पेंशन योजनाओं में कोई बेहतरी नहीं होती है। फिर वो लौटकर अपने सदस्यों को बताते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली है। पहले से ही अपने सर्वश्रेष्ठ, मध्यम और सबसे बुरे स्तरों के बारे में अच्छी तरह सोच लें, ताकि आप इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट रहें कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या स्वीकार नहीं करेंगे। फिर अपने आदर्श परिणाम से शुरू करें और वहां से सौदेबाजी में नीचे या ऊपर जाएं। भाग 11, हॉवर्ड का सौदेबाजी प्रोजेक्ट। हॉवर्ड के प्रोफेसरों ने हजारों छोटी बड़ी सौदेबाजियों का अध्ययन किया है, व्यवसाय में भी और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी। इसमें उन्होंने सफल सौदेबाजी के 4 अहम तत्वों का पता लगाया है। पूरा हॉवर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट रॉजर फिशर, विलियम यूरी और ब्रूस पैटन द्वारा लिखित पुस्तक गेटिंग टू यस, नेगोशिएटिंग अग्रीमेंट विदाउट गिविंग इन में बताया गया है। लोग। सफल सौदेबाजी की एक कुंजी ये है कि आप लोगों के व्यक्तित्व को सामने मौजूद समस्या और मुद्दों से अलग कर दें। भावहीन रहें। अपना दिमाग और आंखें सौदेबाजी के विषय पर केंद्रित रखें। सकारात्मक या नकारात्मक व्यक्तित्वों की वजह से कभी ना भटकें। हित। सौदेबाजी में विभिन्न पक्षों के हित या आवश्यकताएं क्या हैं, उन्हें स्पष्टता से पहचानने के बाद ही सौदेबाजी शुरू करें। आप क्या चाहते हैं इसकी सूची बनाने से पहले उन परिणामों की सूची लिखें जिन्हें आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर निर्णय लें कि अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको सौदेबाजी में क्या हासिल करना होगा। विभिन्न पक्षों के साथ बैठने से पहले और इसके दौरान भी पूरी तरह स्पष्ट रहें कि सामने वाला पक्ष इस सौदेबाजी से क्या चाहता है और उसे क्या हासिल करने की जरूरत है। उससे पूछें, यदि ये चर्चा आदर्श हो तो आपके हिसाब से हम अंत में कौन सा परिणाम हासिल करेंगे। तीसरा, विकल्प। विभिन्न मुद्दों पर बहस करने से पहले असहमति के क्षेत्रों में कई विकल्प तैयार करें। कई संभावनाओं के बारे में सोचें। वैकल्पिक नीतियां उजागर करने के लिए विचार मंथन के तरीकों का इस्तेमाल करें। आप माइंड मैप, व्हाइट बोर्ड या फ्लिप चार्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चौथा, मापदंड।
इन्हें अक्सर सीमा शर्तें कहा जाता है। सौदेबाजी करने से पहले परिणाम या निष्कर्ष को निष्पक्ष मापदंडों पर आधारित करने के लिए सहमत हो। आप ये निर्णय कैसे लेंगे कि आपने दोनों पक्षों के लिए एक अच्छा और आदर्श समझौता कर लिया है। आप किससे बचने, किसे हासिल करने या किसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जब आप दोनों स्पष्ट हो जाते हैं कि दोनों पक्षों को खुश करने के लिए आपको सौदेबाजी में क्या हासिल करने की जरूरत है, तो फिर इस मनचाहे अंतिम परिणाम से विविध विकल्पों व निष्कर्षों की तुलना करें। आप कहते हैं एक अच्छा सौदा इस शर्त को पूरा करेगा, इससे हमें ये परिणाम मिलेगा, ये इस लक्ष्य को हासिल करेगा। दूसरे शब्दों में आप बताते हैं कि अच्छा सौदा कैसा दिखेगा, आपके लिए भी और सामने वाले पक्ष के लिए भी। आखिरकार आप उन हितों और आवश्यकताओं को पूर्ति करने के विभिन्न तरीकों पर बातचीत करते हैं जो आपके द्वारा निर्धारित निष्पक्ष मापदंडों या सीमा शर्तों को पूरा करते हैं। ये सौदेबाजी की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो लोगों के दिमाग को पूरी तरह उद्देश्यों पर केंद्रित रखती है और उन्हें व्यक्तित्वों व सतही मुद्दों की वजह से भटकने नहीं देती। भाग 12, तैयारी ही कुंजी है। तैयारी पेशेवर सौदेबाज की सच्ची निशानी है। सौदेबाजी की 80% या इससे भी ज्यादा सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने पहली बातचीत होने से पहले कितनी अच्छी तैयारी की है। सबसे पहले तो विषय पर विचार करें। आप किसके बारे में बात करने वाले हैं? इस सौदेबाजी का उद्देश्य क्या है? स्पष्टता से परिभाषित करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और कौन से मुद्दे मेज पर हैं। इस सौदेबाजी में आपके उद्देश्य या लक्ष्य क्या हैं? जब आप बातचीत करने जाते हैं तो आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होते हैं, आप उतनी ही तेजी से उन्हें हासिल करेंगे और सामने वाले पक्ष को उन्हें बताना उतना ही ज्यादा आसान होगा। विकल्प का मतलब है स्वतंत्रता। विकल्प होना किसी भी सौदेबाजी में सर्वश्रेष्ठ सौदा दिलाने में आपका सबसे अच्छा मित्र हो सकता है। आपके पास जितने ज्यादा विकल्प होते हैं, आप सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने के लिए उतने ही ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। किसी सौदेबाजी में आपके पास उतनी ही स्वतंत्रता होती है जितने अच्छे विकल्प आपके पास होते हैं। अगर आपने पहले से विकल्प तैयार नहीं किए हैं तो किसी सौदेबाजी में आपके पास बस यही विकल्प रहता है कि आप सामने वाले की बात मान लें। लेकिन अगर आपके पास बहुत से विकल्प हैं या विभिन्न मार्ग हैं जिन पर आप जा सकते हैं, तो फिर आपके पास बहुत ज्यादा शक्ति होगी और आप मोल भाव करने की लाभकारी स्थिति में होंगे। ज्यादा से ज्यादा विकल्प तैयार करें और उन्हें कागज पर लिख लें। सौदेबाजी शुरू होने से पहले सावधानी से उन पर विचार करें। लगातार ज्यादा विकल्प सोचते रहें। जिस प्रोडक्ट या सेवा पर बातचीत हो रही है उसके अन्य स्रोत खोजने के लिए होमवर्क और शोध करें। पता लगाएं कि इसके लिए कितना भुगतान देना उचित रहेगा और डिलीवरी का समय या तारीख क्या हो सकती है। जब आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो आप शांत और तनाव रहित होकर सौदेबाजी करने जा सकते हैं, जिससे आपको पूरी सौदेबाजी में उदासीनता की शक्ति का लाभ लेने की अनुमति मिलती है। जब आपके पास बहुत से अच्छे विकल्प होते हैं तो आप सामने वाले की शर्तों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसके फलस्वरूप आपको हमेशा बेहतर सौदा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। तैयारी का एक अहम हिस्सा उन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना है जिनके साथ आप सौदेबाजी कर रहे हैं। आज किसी की जानकारी हासिल करने का सबसे अच्छा साधन है इंटरनेट, खासतौर पर गूगल। ये आश्चर्यजनक है कि माउस को 2-3 बार क्लिक करके ही आप कितना कुछ पता कर सकते हैं। अक्सर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जिसने इन लोगों के साथ सौदेबाजी की है या कारोबार किया है। उसे फोन करें, अपनी स्थिति बताएं और सलाह मांगें। कई बार तो एक अच्छी सलाह या जानकारी से ही आपको आगामी सौदेबाजी में लाभ मिल सकता है। लोगों को फोन करें। मेरा एक मित्र एक उत्पादन कंपनी खरीदने की सोच रहा था। इस कंपनी की प्रोडक्ट लाइन उसकी कंपनी के लिहाज से आदर्श थी। दूसरी कंपनी का मालिक बदले में लाखों डॉलर मांग रहा था, साथ ही खरीदारी के बाद कठोर शर्तें भी लाद रहा था। मेरे मित्र ने अपने बैंकर को फोन करके पूछा कि क्या वो उस कंपनी मालिक के बैंक में किसी को जानता है। जैसा आमतौर पर होता है, बैंकर दूसरे बैंकरों को जानते हैं और उसने कंपनी बेचने वाले के बैंकर को फोन किया।
उसे गोपनीय रूप से ये पता चला कि कंपनी गंभीर वित्तीय मुश्किल में थी। अगर इसे कुछ ही दिनों के भीतर खरीदार या नई पूंजी का स्रोत नहीं मिला तो बैंक कंपनी पर ताले लगा देगा। इस जानकारी की मदद से मेरा मित्र कंपनी की अत्यधिक मांग करने वाले दबंग मालिक के साथ सौदेबाजी में एक बेहतरीन सौदा करने में कामयाब हो गया। उसने एक भी पैसा दिए बिना पूरी कंपनी खरीद ली। बस उसे मौजूद कर्ज अपने नाम पर कराना पड़ा। अनुबंध में मालिक को लंबे समय तक किस्तों में भुगतान करने का प्रावधान था, जो उसी कंपनी के मुनाफे से होना था। मान्यताओं पर प्रश्न करें। पीटर ड्रकर ने लिखा था कि गलत मान्यताएं हर असफलता की जड़ में होती हैं। गलत मान्यताएं किसी सौदेबाजी में असहमति और गलत फहमियों के मुख्य कारणों में से एक होती हैं। किसी सौदेबाजी में ज्यादातर समय तो गलत मान्यताओं को सुलझाने में ही लगता है। सौदेबाजी शुरू करने से पहले पूछें, मेरी मान्यताएं क्या हैं? ज्यादा स्पष्ट तौर पर आपकी स्पष्ट मान्यताएं क्या हैं? आपकी छिपी हुई मान्यताएं क्या हैं? सामने वाले पक्ष की स्पष्ट और छिपी हुई मान्यताएं क्या हैं? क्या सामने वाला ये मानकर चल रहा है कि आप वाकई ये समझौता करना चाहते हैं? क्या वो ये मानकर चल रहा है कि आप उदासीन, मित्रतापूर्ण या शत्रुतापूर्ण हैं? क्या वो ये मानकर चल रहा है कि आप अच्छे इंसान हैं या मुश्किल इंसान हैं? अपनी मान्यताओं का परीक्षण करें। सबसे बढ़कर, क्या आपकी मान्यताएं गलत हो सकती हैं? अगर वो गलत निकली तो क्या होगा? अगर इस सौदेबाजी से संबंधित आपकी मुख्य मान्यताएं गलत हों तो आप अपनी मांगों या स्थिति को किस तरह बदलेंगे? किसी सौदेबाजी में जाते समय हमारे मन में एक मान्यता ये होती है कि सामने वाला पक्ष सचमुच सौदा करना चाहता है। कई बार ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि सामने वाला आपके साथ सिर्फ इसलिए सौदेबाजी कर रहा हो ताकि जिस पक्ष से वो सचमुच सौदा करना चाहता है उसके साथ अपनी सौदेबाजी की स्थिति को बेहतर बना सके। वो तो किसी दूसरे मनचाहे व्यक्ति के साथ मनचाहा सौदा करने से पहले ये पता लगाना चाहता है कि आपसे सौदेबाजी में उसे कौन सा सर्वश्रेष्ठ सौदा मिल सकता है। इसलिए सौदेबाजी के विवरणों में जाने से पहले इस बारे में सोचें कि आप एक दूसरे की मान्यताओं को किस तरह स्पष्ट कर सकते हैं। मुख्य मुद्दों को पहचानें। अंत में सौदेबाजी की तैयारी करते समय पूछें, मुख्य मुद्दे क्या हैं? हमारी इच्छाओं या आवश्यकताओं में कहाँ भिन्नता है? किन क्षेत्रों में टकराव या असहमति है? किन विवरणों पर बातचीत करने और सुलझाने की जरूरत है? आप किसी सौदेबाजी से पहले जितनी सावधानी से तैयारी करेंगे, आपके पास उतनी ही ज्यादा शक्ति होगी और आपको उतना ही बेहतर सौदा मिलेगा। तैयारी की कुंजी अच्छा होमवर्क करना है। तथ्य हासिल करें, मान्यता वाले तथ्य नहीं, असली तथ्य हासिल करें। ज्ञान ही शक्ति है। भाग 13, अपनी और उनकी स्थिति स्पष्ट करें। आपकी स्थितियां शुरुआती बिंदु हैं। इनमें यह शामिल है कि आप कहां से आ रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं और आप कितना ज्यादा या कितना कम स्वीकार कर सकते हैं या करेंगे। ये आपके मापदंड या आपकी सीमा शर्तें हैं। जैसा कि हॉवर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट वाले अध्याय में बताया गया है, ये वो अवरोध, सीमाएं और घटक हैं जिन्हें आपको समझौते में सुलझाना होगा। आपकी स्थिति में आपके सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुरे परिणाम तो शामिल हैं ही, इसमें भाव और शर्तों का न्यूनतम व अधिकतम दायरा भी है जिन्हें आप समझौते पर पहुंचने के लिए स्वीकार कर सकते हैं। स्पष्टता ही शहंशाह है। सफल सौदेबाजी के लिए आपकी अनिवार्य शर्तें क्या हैं? इस प्रक्रिया से आपको क्या मिलना चाहिए ताकि आपके लिए ये सार्थक हो? ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं जिन्हें आप किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे? अपनी बुनियादी चीजें पाने के लिए आप कौन सी बातें मानने या रियायतें देने को तैयार हैं? आप किस तरह की संबद्ध रियायत मांग सकते हैं या दे सकते हैं? नियम यह है कि सौदेबाजी में बदले में रियायत मांगे बिना कभी कोई रियायत ना दें। अगर आप बदले में कुछ मांगे बिना सौदेबाजी में कोई रियायत देते हैं तो सामने वाला पक्ष इसे आपकी कमजोरी समझेगा और इसके बाद आपसे अतिरिक्त रियायतें मांगने लगेगा। जानें कि आप किससे सौदा कर रहे हैं। सामने वाले पक्ष की अनिवार्य इच्छाएं या अपेक्षित परिणाम क्या हैं? सामने वाले के न्यूनतम और अधिकतम का पता लगाने तथा उन पर विचार करने के लिए हर संभव चीज करें। इस सौदेबाजी में वो अनिवार्य रूप से क्या हासिल करना या पाना चाहते होंगे। कुछ समय पहले मैंने ऑफिस की एक जगह लीज पर लेने की सौदेबाजी की।
सौदेबाजी से पहले के विश्लेषण में थोड़े शोध के बाद मुझे पता चला कि मालिक वो जगह निश्चित शर्तों पर ही लीज पर दे सकता था। उसे लीज अनुबंध में निश्चित राशि चाहिए रहती थी, वरना मौखिक धारक इसका अनुमोदन नहीं करता था। ये जानकारी मिलने के बाद मैं समझ गया कि मालिक के पास निश्चित दायरों के भीतर ही रियायतें देने का अधिकार था। लीज अनुबंध के कई घटकों पर मकान मालिक सौदेबाजी कर सकता था, लेकिन बुनियादी किराए पर मॉर्गेज धारक का नियंत्रण था। मैं इमारत के मालिक से फ्री रेंट की राशि, पार्किंग आदि पर बात कर सकता था, लेकिन किराए में न्यूनतम निश्चित राशि दिए बिना अनुमोदन संभव नहीं था। मैं ये भी जानता था कि इमारत के मालिक के सामने कुछ वित्तीय मुश्किलें थीं और इसका मालिक बने रहने के लिए उसे जल्द ही 80% से ज्यादा इमारत लीज पर देने की जरूरत थी। मकान मालिक की अनिवार्य आवश्यकताओं का पता चलने की वजह से ही ये संभव हुआ कि मैं किराएदार के सुधारों, सामान्य क्षेत्र के व्ययों और अपने स्टाफ की पार्किंग के लिए ज्यादा बेहतर सौदा करने में कामयाब हुआ। स्थिति को उलटना किसी भी सौदेबाजी के परिणामों को बेहतर बनाने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों में से एक ये है कि आप अपने विरोधी की तरफ से मुकदमा या दलील तैयार करें। इसके बाद ही अपना खुद का मुकदमा या दलील तैयार करें। लॉ कॉलेज में विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि मुकदमे के तथ्यों के आधार पर विरोधी पक्ष की तरफ से एक पूरी दलील तैयार करें, मानो वो सामने वाले पक्ष के लिए काम कर रहे हों। सामने वाले पक्ष की दलील तैयार करने के बाद ही वो अपनी दलील तैयार करते हैं। इस अभ्यास से महत्वाकांक्षी वकील या सौदेबाज को ईमानदारी और निष्पक्षता से सौदेबाजी में विरोधी की शक्तियों व कमजोरियों पर सोचने का मौका मिल जाता है। इस तकनीक से आपको भी सामने वाले की स्थिति के बारे में बेहतर दृष्टिकोण मिल सकता है। इससे आपको ये भांपने की क्षमता मिलेगी कि उसके क्या मांगने की संभावना है और उसके तर्कों में कितना दम है। शुरू करने से पहले हमेशा स्थिति को उलट लें। खुद को सामने वाले पक्ष की जगह पर रख कर देखें। कल्पना करें कि आप सामने वाले की जगह पर हैं और इस सौदेबाजी में आप सर्वश्रेष्ठ संभव सौदा पाना चाहते हैं। अगर आप सामने वाले की जगह पर होते तो आप क्या मांगते? आपकी स्थिति की शक्तियां और कमजोरियां क्या है? क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या कम महत्वपूर्ण है? लीज पर सौदेबाजी से सबक। जब मैं ऑफिस की एक नई लीज की सौदेबाजी कर रहा था तो इमारत का मालिक मुश्किल और मांग करने वाला था। मेरी कमजोरी ये थी कि मैं अपने वर्तमान ऑफिस में रहना चाहता था, लेकिन 5 साल की लीज का बंधन नहीं चाहता था। आवश्यकता पड़ने पर मैं ज्यादा बड़ी जगह पर जाने या कम जगह लेने का विकल्प चाहता था। सौदेबाजी से पहले मैं एक कागज लेकर बैठा और मैंने हर वो चीज लिख ली जो मेरे हिसाब से इमारत का मालिक मांग सकता था। मेरी सूची में लगभग 20 बिंदु थे। फिर मैंने एक और कागज पर सौदेबाजी का अपना खुद का हिस्सा तैयार कर लिया। आज तक मैं थोड़े आश्चर्य में पलट कर देखता हूँ कि पहले से उसकी स्थिति के बारे में सोचने से मुझे सौदेबाजी में कितना अच्छा सौदा मिल गया। नतीजा ये हुआ कि बातचीत में कई घंटे नहीं लगे जैसे कि उम्मीद थी। हमने लगभग 30 मिनट में ही सारे मुद्दे सुलझा लिए। पहले से पूरी तरह सोचें। मैंने जहां भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया है, हर सौदेबाजी में परिणाम वही रहे हैं। मुझे हमेशा अपने लिए बेहतर सौदा मिला है और हम दोनों के लिए ही परस्पर लाभ की स्थिति बनी है। याद रखें कि सौदेबाजी में हर पक्ष के लिए कुछ मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और बाकी मुद्दे मध्यम से कम महत्व के होते हैं। सौदेबाजी इसलिए सफल होती है क्योंकि दोनों पक्ष अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लेते हैं और कम महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर समझौता कर लेते हैं। शुरू करने से पहले कागज पर ये छोटे बड़े लक्ष्य लिखने का नतीजा ये होगा कि आप ज्यादा स्पष्टता से सोच पाएंगे, ज्यादा प्रभावी ढंग से सौदेबाजी कर पाएंगे और बेहतर सौदा हासिल कर पाएंगे। कुछ साल पहले मैं न्यूयॉर्क तक हवाई जहाज से जाने की तैयारी कर रहा था। मैं एक ऐसे अनुबंध की सौदेबाजी करने जा रहा था जिसके फलस्वरूप मुझे लाखों डॉलरों की आमदनी होने की संभावना थी। मैं एक कागज लेकर बैठा और मैंने सटीकता से लिखा कि मेरे लिए आदर्श समाधान क्या होगा। हमने इस अनुबंध की शर्तों पर सौदेबाजी करने के लिए एक पूरा दिन अलग रखा था, लेकिन अनुबंध से शुरू करने के बजाय मैंने सामने वालों से पूछा, अगर ये विचार विमर्श पूरी तरह से सफल हो जाए तो आपके लिए आदर्श परिणाम क्या होगा? वो इस प्रश्न से थोड़े चौंके जरूर, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया कि यदि इस अनुबंध का विचार विमर्श आदर्श तरीके से हो जाए तो ये इस भाव पर हो जो उन्होंने बता दिया और इन शर्तों पर हो। ये उनके लिए आदर्श था और उनके हिसाब से मेरे लिए भी आदर्श था। बदले में मैंने उन्हें बताया कि मेरे लिए आदर्श परिणाम क्या हो।
जो सौदेबाजी के उनके लक्ष्य से ज्यादा दूर नहीं था। हम जल्दी ही छोटे छोटे सारे विवरणों पर सहमत हो गए और फिर हमने बड़े मुद्दों को अंतिम रूप दे दिया। 8 घंटों की बजाय पूरे विचार विमर्श में 2 घंटे से भी कम समय लगा और अंत में हर व्यक्ति खुश तथा संतुष्ट था। भाग 14, 4 का नियम। सरल और जटिल। सभी तरह की हजारों सौदेबाजियों की समीक्षा करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि किसी भी सौदेबाजी में आमतौर पर सिर्फ 4 ही मुख्य मुद्दे होते हैं जिन पर निर्णय लेना होता है। कई छोटे छोटे मुद्दे तो होंगे, लेकिन आमतौर पर मुख्य मुद्दे सिर्फ 4 ही होते हैं। कभी कभार मुख्य मुद्दे 1, 2, 3 या 5 भी हो सकते हैं, लेकिन ये नियम कहता है कि आमतौर पर 4 होते हैं। आपका काम अच्छी तरह से सोचकर ये पहचानना है कि ये 4 मुद्दे क्या हो सकते हैं, आपके लिए भी और सामने वाले पक्ष के लिए भी। इसके बाद आपको ये पता लगाना है कि आप उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। एक मुख्य मुद्दा होगा जो व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और 3 गौण मुद्दे होंगे जिनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण तो होता है, लेकिन मुख्य मुद्दे जितना महत्वपूर्ण नहीं होता। मिसाल के तौर पर, जब आप कोई मकान खरीदते हैं तो आपकी पहली चिंता मकान स्वयं होगा, इसका हुलिया, सुंदरता और स्थिति। फिर आप भाव, फाइनेंसिंग और शर्तों की चिंता करेंगे। आप इस पर ध्यान देंगे कि खरीदारी में क्या शामिल है, आप मकान का कब्जा कब ले सकते हैं और अन्य विवरण। एक और उदाहरण देखें। जब आप कोई नई कार खरीदने जाते हैं तो आपका मुख्य मुद्दा आमतौर पर कार का मॉडल, रंग और आकार होता है। चूंकि वही कार एक से ज्यादा डीलरों के यहाँ से खरीदी जा सकती है, इसलिए जिन विषयों पर सौदेबाजी होगी वो हैं भाव, पुरानी कार का मूल्य, एक्सेसरीज यानी कि अतिरिक्त सामान और या भुगतान की शर्तें। एक बार जब आप किसी खास कार को चुन लेते हैं तो आपका बुनियादी मुद्दा शायद कार का कुल मूल्य होगा। फिर आप अपनी विद्यमान कार के बदले में मिलने वाली कीमत, एक्सेसरीज और ब्याज दर तथा भुगतान की शर्तों पर सौदेबाजी करेंगे। सौदेबाजी में गतिरोध। किसी सौदेबाजी में हर पक्ष के लिए एक मुद्दा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण होता है जो दूसरे पक्ष से अलग होता है। अगर दोनों ही पक्षों के लिए एक ही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण हो तो सौदेबाजी करना या किसी समझौते पर पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर, मध्य पूर्व में 1947 से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच सौदेबाजी हो रही है। दोनों पक्षों के लिए मुख्य मुद्दा इजराइल की भूमि और इजराइल राज्य का अस्तित्व है। इजराइल वालों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा उनके राज्य का सतत अस्तित्व कायम रखना है। फिलिस्तीनियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इजराइल राज्य का उन्मूलन है। जब तक दोनों पक्षों के लिए बुनियादी स्थितियां यही बनी रहती हैं, तब तक सौदेबाजी भले ही दशकों तक चलती रहे, कोई समाधान संभव नहीं है। आपका बुनियादी मुद्दा। 4 का नियम किसी सौदेबाजी में एक जबरदस्त मानसिक साधन है। इससे आप ज्यादा स्पष्ट होते हैं। अपने बुनियादी मुद्दे और सामने वाले पक्ष के बुनियादी मुद्दे को पहचानने से आपको अक्सर परस्पर लाभ के समझौते का रास्ता दिख जाता है, जहां दोनों ही पक्ष वो सबसे महत्वपूर्ण चीज हासिल कर सकते हैं जिसे वो सौदेबाजी से चाहते हैं। फिर आप सौदेबाजी करके छोटे मुद्दों पर समझौता कर सकते हैं। 4 के नियम के बारे में एक अंतिम बिंदु। दोनों पक्षों के बड़े मुद्दों पर सबसे आखिर में सहमति होती है। सौदेबाजी में 20/80 का नियम लागू होता है। सौदेबाजी के आखिरी 20% हिस्से में 80% सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। गैर विवादास्पद मुद्दों पर सहमत हो जाएं। पहले मैंने एक रियल एस्टेट सौदेबाजी का वर्णन किया था जिसमें 52 परिवर्तनों वाला लंबा विकास अनुबंध शामिल था। मैंने इस तरह की सहमति पर सौदेबाजी करने में एक बहुत प्रभावी तकनीक या युक्ति खोजी है। पूरे अनुबंध को पढ़ें। पहले पेज से आखिरी पेज तक पूरा पढ़ें। जहां राय या इच्छा की भिन्नता हो सकती है, उस हर अनुच्छेद, शर्त और मुद्दे पर चर्चा करें। आप पाएंगे कि आप और सामने वाला पक्ष किसी अनुबंध की 80% शर्तों पर काफी हद तक सहमत होंगे, चाहे अनुबंध कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जब आप किसी ऐसी शर्त पर आते हैं जहां मतभेद हो, तो इसे हाल फिलहाल अलग रखने के लिए सहमत हो जाएं और अगले अनुच्छेद या शर्त पर पहुंच जाएं जिस पर कोई असहमति ना हो। जब आप इस तरह के अनुबंध को पूरा पढ़ लें तो दोबारा अनुबंध के पहले पन्ने पर पहुंचें। अब असहमति वाले मुद्दों को दोबारा पढ़ें।
दूसरी बार पढ़ने पर आप इन मुद्दों को मानने, समझौता करने और लेन देन करने के तरीके खोजने लगेंगे। लेकिन इसके बाद भी कई मुद्दे नहीं सुलझ पाएंगे। फिर आप तीसरी बार अनुबंध के अनसुलझे मुद्दों को पढ़ते हैं और यदि आवश्यक हो तो चौथी बार। एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास अंतिम 4 मुद्दे ही बचेंगे, जिनमें से एक मुख्य मुद्दा और बाकी के 3 गौड़ मुद्दे होंगे। अब आप थोड़ी गंभीर सौदेबाजी करने के लिए तैयार हैं। रोजगार की शर्तें। किसी नई नौकरी के लिए आवेदन में वेतन और लाभों के लिए आप कितनी अच्छी सौदेबाजी करते हैं, उसका इस बात पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है कि आप आने वाले वर्षों में उस नौकरी में कितना कमाते हैं और कितने खुश रहते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचकर शुरू करते हैं कि उनकी बुनियादी चिंता शुरू से ही ज्यादा से ज्यादा वेतन पाना है। लेकिन इस बारे में कई कंपनियों की सीमाएं होती हैं कि वो किसी खास पद के लिए कितना वेतन दे सकती हैं। अक्सर कोई नियोक्ता आपके वेतन की अपेक्षा पूरी करने में सक्षम नहीं होगा। इस मामले में आप गियर बदलते हैं। आप ज्यादा लाभों की सौदेबाजी करते हैं, जैसे कंपनी की कार, बेहतर स्वास्थ्य योजना, कानूनन बाध्यता से ज्यादा समय की छुट्टी, लचीले कामकाजी घंटे और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय। सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक ये है कि जब आप समझ जाएं कि नियोक्ता वेतन के मामले में अडिग रहने वाला है, तो आप इस मामले में उसके प्रस्ताव को मान लें, लेकिन ये स्पष्ट कर लें कि आपको वेतन वृद्धि पाने के लिए क्या करना होगा या क्या हासिल करना होगा। नियोक्ता को इस बात के लिए राजी करना महत्वपूर्ण है कि वो 90 दिन के भीतर वेतन वृद्धि की समीक्षा करे। यदि आप लिखित निश्चित मापदंड हासिल कर लें जो संख्या के आधार पर तय किए गए हैं, तो आपको निश्चित राशि की वेतन वृद्धि मिल जाएगी। किसी तरह की नई नौकरी में जाते समय ये सौदेबाजी की एक अच्छी रणनीति है। भाग 15, सौदेबाजी में संकेतों की शक्ति। इंसान अपने आसपास के परिवेश से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। वो अपने आसपास के लोगों और स्थितियों के संकेतों से भी बहुत प्रभावित होते हैं। आपकी पूरी 95% सोच, भावनाएं और निर्णय आपके संकेत आधारित परिवेश से ही प्रभावित या पूरी तरह नियंत्रित होते हैं। आपका काम यह है कि पहला, आप अपने आसपास के संकेत आधारित प्रभावों के बारे में जागरूक बने और इस बारे में भी कि उनका आपकी और सामने वाले पक्ष की सोच पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और फिर दूसरा, इन तत्वों को नियंत्रित करने के लिए हर संभव चीज करें। मिसाल के तौर पर सौदेबाजी की जगह को लें। जिस जगह पर सौदेबाजी हो रही है उसका इस बात पर भारी प्रभाव पड़ सकता है कि कौन सी शर्तें तय होती हैं। जब आप किसी दूसरे के ऑफिस में होते हैं और सामने वाले के फर्नीचर, कर्मचारियों तथा दूसरे तत्वों से घिरे होते हैं, तो आप खुद के लिए अच्छी सौदेबाजी करने के लिहाज से नुकसानदेह स्थिति में होते हैं। आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी नुकसान की स्थिति में होते हैं, क्योंकि आप अपने आरामदेह दायरे के बाहर हैं और सामने वाला अपने आरामदेह दायरे में पूरी दृढ़ता से स्थापित है। सामने वाले के पास ज्यादा आत्मविश्वास और व्यक्तिगत शक्ति का भाव होगा, जबकि आप में कम आत्मविश्वास होगा और शक्ति का कमतर भाव होगा। जगह बदल लें। आप इसे काफी बार देखेंगे कि गंभीर सौदेबाजियों में, जैसे श्रम, प्रबंधन संबंधों, राजनीति और खास तौर पर जटिल व्यावसायिक सौदों में, दोनों पक्ष किसी अलग जगह पर बातचीत करते हैं जो तटस्थ है और उन दोनों के ही आरामदेह दायरे के बाहर है। इससे दोनों पक्ष परिवेश के संकेत आधारित प्रभाव के मामले में बराबरी पर पहुंच जाते हैं। स्थानीय रेस्तरां में कॉफी या लंच पर किसी मुद्दे पर बातचीत करने की पहल भी सामने वाले के ऑफिस, बोर्डरूम या किसी दूसरी जगह पर गंभीर सौदेबाजी करने से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां उस व्यक्ति के पास मनोवैज्ञानिक लाभ होगा। व्यक्तित्व की शक्ति। व्यक्तित्व संकेत आधारित एक और तत्व है। सौदेबाजी में सबसे अच्छे प्रकार का व्यक्ति परानुभूतिपूर्ण, हार्दिक और दोस्ताना होता है। आप सामने वाले के साथ जितने ज्यादा आरामदेह महसूस करते हैं, आप सौदेबाजी में उसके आग्रहों के प्रति उतने ही ज्यादा खुले और प्रतिक्रियाशील होंगे। इसका विपरीत भी सच है। आप जितने ज्यादा मित्रतापूर्ण और सुखद होते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि आपको एक बेहतर सौदा मिल जाएगा, जो आपके औपचारिक तथा कठोर होने की स्थिति में नहीं मिलता। परानुभूति को
शीर्ष सेल्स पीपल का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक गुण बताया गया है। जो लोग व्यावसायिक सौदों में दूसरों की मदद करने में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा परानुभूति नजर आती है। सामने वाला उन्हें पसंद करता है और उनका सम्मान करता है। सामने वाला उनके साथ समझौता करने में आरामदेह महसूस करता है। मुद्राएं और बॉडी लैंग्वेज। संकेत आधारित तत्वों में शारीरिक मुद्राएं और बॉडी लैंग्वेज भी शामिल हैं। UCLA के एल्बर्ट मेहरेबियन के अनुसार किसी के साथ आपका 55% संप्रेषण आपकी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से होता है। जिस तरह आप शारीरिक रूप से चलते हैं और सामने वाले के सामने उठते बैठते हैं। बैठने की जगह के संदर्भ में बुनियादी नियम यह है कि आप जिसके साथ सौदेबाजी कर रहे हो उसके ठीक सामने ना बैठें। जब आप किसी टेबल या डेस्क पर उसके ठीक सामने बैठते हैं तो आप स्वतः ही शत्रु के स्थान पर पहुंच जाते हैं। अचेतन संदेश ये होता है कि आप दोनों ही शत्रु हैं और किसी तरह का युद्ध करने वाले हैं। इतने वर्षों में मैंने पाया है कि सहमति हासिल करने के लिए गोल मेज पर या किटी कॉर्नर में बैठना कहीं बेहतर स्थितियां हैं। आपके हाथ भी संदेश देते हैं। बॉडी लैंग्वेज के संदर्भ में इस बात का भी संकेत आधारित प्रभाव पड़ता है कि आप अपने हाथ कहाँ रखते हैं और शरीर को किस तरह हिलाते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप अपने हाथ सीने पर बांध लेते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप सामने वाले के तर्कों से अपनी रक्षा कर रहे हैं और खुद को बंद कर रहे हैं। आप संकेत देते हैं कि आप सामने वाले की बातों को अस्वीकार कर रहे हैं या उससे असहमत हैं। खुली हथेली खुलेपन, ईमानदारी और संजीदगी के सर्वव्यापी संकेतों में से एक है। जब आप किसी सौदेबाजी में अपनी बाहें खोलकर और अपनी हथेलियां सामने रखकर बैठते हैं तो आप संकेत देते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो तार्किक है, स्वीकार करने योग्य है, मित्रतापूर्ण है और इससे सामने वाले व्यक्ति को कोई जोखिम नहीं होगा। जब आप आगे की तरफ झुकते हैं, सामने वाले पर करीबी ध्यान देते हैं, उसके बोलते समय उसके मुंह की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं और सिर हिलाते हैं तो ये अच्छा रहता है। इस तरह आप एक रुचिवान और ईमानदार व्यक्ति की सकारात्मक हार्दिक छाप छोड़ते हैं जो सचमुच ऐसा समझौता खोजना चाहता है जिससे दोनों ही पक्ष संतुष्ट हो जाएं। दूसरे संकेत आधारित तत्व। आराम। अगर आपका भौतिक परिवेश, फर्नीचर, प्रकाश व्यवस्था, तापमान आरामदेह हो तो सौदेबाजी में आप बेहतर सौदा कर सकते हैं। विश्राम या थकान। आपके प्रभावी ढंग से सौदेबाजी करने की ज्यादा संभावना तब रहती है जब आपने विचार विमर्श से पहले अच्छा विश्राम किया हो। भोजन, भूख और प्यास। जब आप सौदेबाजी शुरू करने से पहले अच्छी तरह खा लेते हैं तो आपका मस्तिष्क अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर कार्य कर सकता है। यही बात पानी के मामले में भी होती है। मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छे आहार वो होते हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा हो। ब्रेड, बेकन, सॉसेज, फैट या कार्बोहाइड्रेट से भरी चीजों या मांस से बचें, क्योंकि इनकी वजह से आप दोपहर से पहले ही सुस्त महसूस करने लगेंगे। सामने वाले के साथ नाश्ता या भोजन करने के बाद सौदेबाजी करना भी एक शक्तिशाली संकेत आधारित तकनीक है। जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ खाना खाते हैं तो हम सामने वाले के बारे में लगभग हमेशा बेहतर महसूस करते हैं और उस व्यक्ति से ज्यादा हार्दिक जुड़ाव महसूस करते हैं। जब हम किसी के साथ कुछ करते हैं तो हम उसे ज्यादा पसंद करते हैं। आपका नजरिया। सौदेबाजी में संकेतों की शक्ति का अंतिम तत्व है आपका नजरिया। किसी सौदेबाजी में नकारात्मक नजरिए के बजाय सकारात्मक नजरिया, जिसे सामान्य खुशनुमा और आशावाद का एहसास कहा गया है, कहीं ज्यादा प्रभावी होता है, जिससे आपको मनचाहे परिणाम मिल जाते हैं। भाग 16। विनिमय से राजी करना। अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस में रॉबर्ट सियाल्डीनी उन घटकों की सूची बताते हैं जिनका इस बात पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि लोग आपके बारे में किस तरह से सोचते और प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी राय में विनिमय की शक्ति का सबसे शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। वृहद शोध दर्शाता है कि विनिमय, देना और पाना, सहमति और वादा हासिल करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इंसान अपने व्यवहार में दूसरों के साथ न्यायपूर्ण होने की प्रवृत्ति रखता है। इसका मतलब है कि जब आप मेरे लिए कुछ करते हैं तो मैं भी विनिमय करने या बदला चुकाने के लिए बाध्य महसूस करता हूँ। बदले में मैं भी आपके लिए उतने ही या ज्यादा मूल्य अथवा महत्व का कुछ करने के लिए प्रवृत्त होता हूँ। ये सहज और सामान्य मानव इच्छा है।
ये सभ्यता का आधार है और अनुबंध के नियम की बुनियाद है, जिसकी वजह से ही सारा व्यापार संभव होता है। दूसरों के लिए चीजें करें। किसी सौदेबाजी में इसका ये मतलब है कि जब भी आप दूसरे लोगों के लिए कोई अच्छी चीज करते हैं, चाहे ये उनके लिए कुर्सी खींचना हो या अपने हाथ से उन्हें एक कप कॉफी देना हो, तो आप उनके भीतर विनिमय करने की एक अचेतन इच्छा जगा रहे हैं, आपकी भलाई का सकारात्मक बदला चुकाने की इच्छा। जब भी आप लोगों से उनके जीवन, कामकाज या परिवार के बारे में पूछते हैं और उनके जवाब देते समय सच्ची रुचि से सुनते हैं, तो इससे वो खुद के बारे में खुश महसूस करते हैं। सुकरात के तरीके का इस्तेमाल करें। विनिमय को प्रेरित करने के लिए सुकरात के सौदेबाजी के तरीके का इस्तेमाल करें। सुकरात ने कहा था, सबसे पहले तो उन सभी क्षेत्रों पर निर्णय लें जहां आप सहमत हों। इसके बाद ही ज्यादा विवादास्पद क्षेत्रों की ओर बढ़ें जहां आपकी राय में भिन्नता हो। जैसा कि पिछले अध्याय 4 का नियम में बताया गया है, मैं सलाह देता हूं कि सौदेबाजी या विचार विमर्श की शुरुआत में आपको एक बार में एक एक करके हर चीज पर बातचीत करनी चाहिए। आप पाएंगे कि हमेशा बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर आप दोनों सहमत होते हैं और मान लेते हैं। जब आप दोनों ही बहुत से मुद्दों पर सहमत हो जाते हैं तो समझौते पर पहुंचने के लिए एक सकारात्मक गति बन जाती है। चीजों को टाल दें। जब भी आप किसी सौदेबाजी में विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे हों और आप किसी ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जिससे सामने वाला असहमत है या जिसके बारे में वो अडिग है, तो आप तुरंत कहते हैं, हम इस पर दोबारा लौटते हैं। आप किसी विवादास्पद मुद्दे को जितनी तेजी से पार करते हैं, सामने वाले व्यक्ति की नकारात्मकता और प्रतिरोध उतना ही कम होगा। आप शुरुआत में जितने ज्यादा मुद्दों पर सहमत होते हैं, सामने वाले के लिए बाद में दूसरे मुद्दों पर सहमत होना उतना ही ज्यादा आसान होता है। शुरुआत में चर्चा को सुचारू और आसान बनाने का फायदा ये होगा कि सामने वाला विनिमय करके बाद वाले मुद्दों को सुचारू और आसान बनाना चाहेगा। किसी सौदेबाजी की शुरुआत में लेने वाले के बजाय देने वाला बने। सामने वाले के साथ सहमत होने के हर तरीके की तलाश करें। इस तरह आप सामने वाले व्यक्ति में आपके साथ सहमत होने की इच्छा को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित कर देंगे। धीरे धीरे सहमति दें। आप सौदेबाजी की एक और तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही आपको उस खास बिंदु के मामले में कोई समस्याएं ना हो, आप इस पर धीरे धीरे अनिच्छा और सावधानी से सहमति दें। जब आप अनिच्छा जताए बिना फटाक से रियायत दे देते हैं, तो सामने वाला पक्ष ये मान लेता है कि वो मामला आपके लिए महत्वहीन है। लेकिन जब आप ऐसा जताते हैं मानो रियायत महत्वपूर्ण है, तो आप सामने वाले तक ये अचेतन संदेश पहुंचा देते हैं कि उसे बाद में विनिमय करना होगा। न्यायप्रियता का बटन दबाएं। मानव संबंधों और सौदेबाजी के सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक सिद्धांतों में से एक न्यायप्रियता का सिद्धांत है। न्याय शब्द का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे सामने वाले के मन में सकारात्मक तरीके से बदला चुकाने की इच्छा जागती है। इस तरह की बातें कहें, मैं सोचता हूं कि यहाँ पर ये करना न्यायपूर्ण होगा, या इस स्थिति में मुझे ये न्यायपूर्ण नहीं लगता, या मैं बस इतना चाहता हूं कि ये हम दोनों के लिए न्यायपूर्ण हो। कोई भी न्यायपूर्ण होने की आपकी इच्छा के बारे में कभी बहस नहीं करेगा। सामने वाले पक्ष से विनिमय करने को कहें। जब आप कई गौड़ मुद्दों पर सामने वाले की बात अनिच्छा से मान लें, तो फिर आप कह सकते हैं, देखिए, इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में हमने आपके आग्रह मान लिए हैं। अब तक हमने ये सारी चीजें छोड़ी हैं और हम आपसे बस ये कह रहे हैं कि आप इन दूसरे क्षेत्रों में हमें थोड़ी रियायत दें, जो जाहिर है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। भाव और शर्तें अलग हैं। याद रखें कि किसी सौदेबाजी में भाव और शर्तें बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आप अपनी उम्मीद से ज्यादा भाव पर तैयार हो सकते हैं, बशर्ते आपको अपने लिए अनुकूल शर्तें मिल रही हों। आप सामने वाले पक्ष को बता सकते हैं कि आप ज्यादा भाव देने को तैयार हैं, बशर्ते वो आपको भुगतान की बेहतर शर्तें देकर विनिमय कर दे। मेरे कुछ दोस्त $10 लाख की एक जायदाद की सौदेबाजी कर रहे थे। जायदाद का बाजार मूल्य $6 लाख से ज्यादा नहीं था, लेकिन विक्रेता उसके बदले में $10 लाख मांग रहे थे, क्योंकि उनके एक करीबी व्यक्तिगत मित्र ने उतनी ही जमीन उसी साल $10 लाख में बेची थी। जाहिर है उस दूसरी जमीन की जगह ज्यादा अच्छी थी
वो विकास के लिए ज्यादा उपयुक्त थी और ज्यादा मूल्यवान थी। लेकिन जमीन के मालिकों ने जोर दिया कि उन्हें भी उनकी जमीन के लिए 10 लाख डॉलर चाहिए, वरना वो इसे किसी सूरत में नहीं बेचेंगे। आखिरकार मेरे मित्र उतने पैसे देने के लिए राजी हो गए, बशर्ते बेचने वाला उन्हें अच्छी शर्तें दे सके। शर्तें ये थीं कि वो 20 साल में 10 लाख डॉलर चुकाएंगे, बिना ब्याज के हर साल 50,000 डॉलर। जब उन्होंने जमीन को अलग अलग प्लॉटों में विकसित किया और उन्हें बेचा, तो ग्राहकों से पैसा मिलने पर उन्होंने जमीन के मालिक का भुगतान बढ़ा दिया। चूंकि जमीन के मालिकों के लिए 10 लाख डॉलर का भाव सबसे महत्वपूर्ण चीज थी और मेरे मित्रों के लिए शर्तें सबसे महत्वपूर्ण चीज थीं, इसलिए उनके बीच संतोषजनक समझौता हो पाया, जहां दोनों पक्षों को वो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिल गई जिसे वो उस सौदेबाजी में चाहते थे। जब आप कोई सौदेबाजी शुरू करते हैं तो प्रायः शुरुआत में ऐसा नजर आएगा कि सहमति पर पहुंचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन जब आप अपना ध्यान भाव से हटाते हैं जो आम तौर पर मुख्य मुद्दा होता है और खरीदारी की शर्तों पर केंद्रित करते हैं, तो आप अक्सर परस्पर लाभ का समझौता खोज सकते हैं जिससे दोनों ही पक्ष खुश हो जाएं। इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदे इसी तरह हुए हैं। भाग 17, सामाजिक प्रमाण देकर राजी करना। इंसानी सोच पर पड़ने वाले सबसे शक्तिशाली प्रभावों में से एक ये है कि मेरे जैसे दूसरे लोगों ने ऐसी ही स्थिति में क्या किया है। हम दूसरे लोगों के व्यवहार से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं जिनके साथ हम तुलना करते और नाता रखते हैं। पड़ोसियों की बराबरी करना। मुझे घर घर जाकर पत्रिका बेचने वाली महिला याद है जो एक दिन मेरे घर आई। वो दोस्ताना और खुश मिजाज थी। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं आपके पड़ोसियों के यहाँ गई हूँ और मैं जिस आम व्यक्ति से बात करती हूँ वो उन 6 पत्रिकाओं को खरीदता है जिन्हें मैं बेचती हूँ। मैंने सोचा कि आप भी इस सूची पर नजर डालना चाहेंगे। जेरी मैग्वायर फिल्म के शब्दों में उसने हेलो में ही मुझे जीत लिया। इससे पहले कि हमें इस बारे में सोचने का भी मौका मिले, हमने 6 नई पत्रिकाओं की सदस्यता ले ली थी। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी पत्रिकाएं पढ़ी हों, लेकिन उससे क्या, अगर हमारे पड़ोस में हर व्यक्ति इन 6 पत्रिकाओं को खरीद रहा है तो हम कैसे इनकार कर सकते थे। हमारे जैसे लोग, हम पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है कि दूसरे लोगों ने क्या किया या खरीदा है, खासतौर पर उन लोगों ने जिन्हें हम रुचियों, पेशे, आमदनी या धार्मिक या राजनीतिक संबद्धता के मामले में अपने जैसा महसूस करते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं लेकिन सामने वाला नकारात्मक या रुचिहीन नजर आता है। फिर आप कहते हैं, देखिए मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपके भाई ने इनमें से 2 मशीनें पिछले ही सप्ताह खरीदी थी। अचानक सामने वाला लगभग हमेशा तुरंत खरीदना चाहता है, सिर्फ इस जानकारी की वजह से कि जिस व्यक्ति को ये जानता है, पसंद करता है और सम्मान करता है, उसने वही चीज खरीदी है या वही समझौता किया है। सामाजिक प्रमाण इकट्ठा करें। सामने वाले पक्ष की जान पहचान के लोगों से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों, नामों, संख्याओं और प्रमाणों का इस्तेमाल करें। जब आप सामाजिक प्रमाण का इस्तेमाल करते हैं और वही निर्णय लेने वाले दूसरे लोगों का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शर्तें और भाव तार्किक हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप कोई नई कार खरीदते हैं तो सेल्स पर्सन अक्सर कहेगा, ये कार खरीदते समय व्यवसाय वाले लोग, खास तौर पर आप जैसे लोग, हमेशा जीपीएस का विकल्प चुनते हैं। आपके घुटने जवाब दे जाते हैं जब सामने वाला आपको बताता है कि आप जैसे लोग पहले ही खरीद चुके हैं और एक खास तरह का अनुबंध कर चुके हैं। इससे आपके कदमों तले की जमीन खिसक जाती है और आपका मानसिक व भावनात्मक प्रतिरोध कम हो जाता है। ऐसी ही स्थितियों में आप जैसे लोगों का जिक्र करें जिन्होंने वैसे ही निर्णय लिए और रियायतें दी। जब आप लगातार वैसे ही अनुबंध करने वाले दूसरे लोगों का हवाला देते हैं तो आप अपने भाव व शर्तों की तार्किकता और न्यायपूर्णता को प्रमाणित कर देते हैं। ये राजी करने का शक्तिशाली उपाय है। उसी पेशे के लोग, आइए मान लेते हैं कि आप एक डॉक्टर के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं जो अपनी प्रैक्टिस के प्रबंधन के लिए एक नया कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना चाहता है। जब आप कहते हैं कि उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ कई दूसरे डॉक्टर ये सिस्टम पहले ही खरीद चुके हैं तो खरीदारी के प्रति उसका प्रतिरोध गायब हो जाता है।
जब भी आप किसी खास शर्त पर सौदेबाजी कर रहे हों जो सामने वाले पक्ष को विवादास्पद लगती है, तो उस व्यक्ति जैसे दूसरे लोगों के उदाहरण दें जिन्होंने शायद शुरुआत में इस शर्त का प्रतिरोध किया था लेकिन अंततः इसे मान लिया था। लोग तब ज्यादा आसानी से रियायत दे देते हैं जब आप उन्हें बताते हैं कि उनके जैसे दूसरे लोगों ने भी आपको यही रियायत दी थी। सभी प्रकार की गवाहियों का इस्तेमाल करें। सामाजिक प्रमाण के सबसे शक्तिशाली प्रदर्शनों में से एक ये है कि आप उन लोगों की लिखित गवाही, पत्र या सूचियां दिखाएं जिन्होंने आपकी बताई शर्तों पर अनुबंध किया है। कुछ समय पहले मैं एक बड़े परामर्शदात्री और प्रशिक्षण अनुबंध के मामले में एक बड़े बैंक के साथ सौदेबाजी कर रहा था। लागत की वजह से निर्णय प्रेसिडेंट तक पहुंच गया। उन्होंने ये संदेश भेजा कि वो अनुबंध करने में आरामदेह नहीं थे, लेकिन अगर मैं उन्हें दूसरे बैंकों के नाम बता सकूं जिनके साथ मैंने काम किया था तो वो शायद अपना मन बदल सकते हैं। 24 घंटों के भीतर मैंने उन्हें 10 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की सूची भेज दी जिनके साथ मैंने पिछले वर्षों में काम किया था। मैंने उन्हें हर बैंक में अपने संपर्क व्यक्तियों के नाम और फोन नंबर भी भेज दिए। सूची देखने के 5 मिनट के भीतर ही वो तुरंत सहमत हो गए और उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने किसी को भी फोन नहीं किया या कोई प्रमाण नहीं मांगा। उन्हें तो बस ये जानने की जरूरत थी कि उनके जैसे दूसरे लोगों ने उन सेवाओं का इस्तेमाल किया था जिनका सुझाव मैं उनके बैंक को दे रहा था। जो लोग और संगठन उन्हीं शर्तों पर पहले खरीद चुके हैं, जब आप उनके नामों के साथ किसी सौदेबाजी में जाते हैं तो इससे बेहतर सौदा पाने की आपकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये सफल सौदेबाजी के अब तक खोजे गए सबसे शक्तिशाली औजारों में से एक है। भाग 18, भाव पर सौदेबाजी की युक्तियां। अध्याय 3 में हमने सौदेबाजी के 2 प्रकार बताए थे, अल्पकालीन यानी एक बार की सौदेबाजी और दीर्घकालीन व्यावसायिक सौदेबाजी। अल्पकालीन सौदेबाजी में आपका काम इस पल सबसे अच्छा भाव और शर्तें पाना है। इसमें आपको पता होता है कि आप उस व्यक्ति को दोबारा कभी नहीं देखेंगे या उसके साथ दोबारा कभी काम नहीं करेंगे। भाव पर सौदेबाजी करने की कई युक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल करने पर आपको एक बार की खरीदारी या बिक्री में बेहतर भाव या सौदा मिल सकता है। सौभाग्य से ये युक्तियां दीर्घकालीन व्यावसायिक सौदेबाजी में भी काम करती हैं, जहां आप साल दर साल उसी पक्ष के साथ दोबारा सौदेबाजी करेंगे। युक्ति 1, चौंकना। सामने वाला चाहे जो भाव बताए चौंक जाए, मानो आपने अभी अभी कोई निराशाजनक बात सुनी है। अपने चेहरे पर दुख या दर्द का भाव लाएं। अपनी आंखें ऊपर घुमाएं और दोबारा नीचे लाएं, मानो आपको भारी दर्द का अनुभव हुआ है। इस तरह की बातें कहें। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि कई बार आपके चौंकने भर से ही सामने वाला तुरंत भाव बदल देगा। अगर पहली बार चौंकने से आपको खरीदते समय कम भाव मिल जाए या बेचते समय ज्यादा भाव मिल जाए तो पूरी सौदेबाजी में चौंकने की युक्ति का बार बार इस्तेमाल करें। युक्ति 2, प्रश्न पूछें, क्या ये सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं? क्या आप इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते? जब आपके भाव पूछने पर सामने वाला भाव बताता है तो ठहरें, हैरान या सदमे में दिखें और पूछें, क्या ये सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं? और फिर पूरी तरह खामोश हो जाएं। यदि कोई लचीलापन है तो अक्सर सामने वाला या तो भाव कम कर देगा या दूसरी तरह से आपको लाभ पहुंचाएगा। जब आप प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं और इस पर सामने वाला भाव कम कर दे तो फिर कहें, क्या ये सबसे ज्यादा अच्छा है जो आप कर सकते हैं? सबसे कम भाव और सबसे अच्छी शर्तों के लिए दबाव डालते रहें। एक बार फिर ये प्रश्न पूछकर बात को आगे बढ़ाएं, क्या आप इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते? याद रखें, जिन लोगों के साथ आप सौदेबाजी कर रहे हैं वो ये नहीं जानते हैं कि क्या आपने किसी दूसरे से बात की है जिसे उन्होंने बेहतर सौदा दिया है। आप ये भी पूछ सकते हैं, क्या ये सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं? अगर मैं आज ही निर्णय ले लूं? ये तात्कालिकता का तत्व जोड़ देता है और वेंडर के मन में बिक्री गंवाने का डर जगा देता है। कई बार आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि आपने ये सामान इससे कम राशि में किसी दूसरे को कभी नहीं बेचा? किसी ने इससे कम भाव में इसे कभी नहीं खरीदा है?
जब भी आप इस तरह का सीधा प्रश्न पूछते हैं तो लोग हमेशा आपको सच्चाई बताने के लिए मजबूर महसूस करेंगे कि क्या उन्होंने कभी इससे कम भाव पर बेचा है। इसे सेल में खरीदें। फर्नीचर, उपकरण या लॉन उपकरण जैसी चीज को फुटकर में खरीदते समय आप पूछ सकते हैं, क्या ये सामान कभी सेल में मिलता है? ज्यादातर रिटेल संगठन हर साल निश्चित सामानों की खास सेल लगाते हैं। जब वो आपको बताएं कि ये सामान आमतौर पर बसंत में सेल में मिलता है, तो आप कह सकते हैं, देखिए मैं पिछली बार सेल में नहीं जा पाया था, लेकिन मैं आज इसे उसी भाव पर पाना चाहूंगा। अगर आप बेहतर भाव देने के लिए बेचने वाले को कोई अच्छा कारण बताते हैं, तो कई बार तो सिर्फ इसी से वो झुक जाएंगे और आपके लिए भाव घटा देंगे। युक्ति 3, दृढ़ कथन। किसी खास सामान के लिए वो आपको जो भी भाव बताएं, आप तुरंत जवाब दें, मैं इसे किसी दूसरी जगह से ज्यादा सस्ते में ले सकता हूं। जब भी आप सेल्स पीपल को बताते हैं कि आप वो सामान उनके किसी प्रतिस्पर्धी से ज्यादा सस्ते में ले सकते हैं, तो वो तुरंत नरम पड़ जाते हैं और भाव कम करने लगते हैं। मैं इसे किसी दूसरी जगह से ज्यादा सस्ते में ले सकता हूं। ये दृढ़ कथन अक्सर भाव के प्रतिरोध को मिटा देता है, क्योंकि बेचने वाला अब सोचता है कि आप कहीं और चले जाएंगे। याद रखें, इस तरह की सौदेबाजी में भी हमेशा मित्रतापूर्ण और हंसमुख रहें। जब आप सुखद तरीके से पूछते हैं, तो आपके गंभीर या आक्रामक अंदाज में रहने के बजाय इससे सामने वाला आपकी बात ज्यादा आसानी से मान लेता है। युक्ति 4, आधी कीमत की पेशकश। जब कोई आपसे $100 मांगे, तो आप अपने जवाब में उसे आधी कीमत बताते हैं और कहते हैं, मैं आपको इसी समय $50 नकद देने को तैयार हूं। जब भी आप तुरंत नकद पैसे देने की पेशकश करते हैं, तो सामने वाले पक्ष का भाव प्रतिरोध नाटकीय रूप से कम हो जाता है। कई कारणों से नकद खरीदी की वजह से लोग आपके साथ व्यवसाय करना ज्यादा पसंद करते हैं। 3 सबसे स्पष्ट कारण हैं। पहला, इन्वेंट्री की कम लागत। दूसरा, क्रेडिट कार्ड मर्चेंट की कोई फीस नहीं। और तीसरा, तुरंत संतुष्ट की भावना। एक और उदाहरण देखते हैं। आइए मान लेते हैं कि आपने $100 के सामान के लिए $50 का प्रस्ताव दिया और बेचने वाला $60 की पेशकश के साथ लौटा। अक्सर आप पाएंगे कि अगर आप भाव को मूर्खतापूर्ण हद तक कम कर देते हैं, तब भी बेचने वाला आपको पहले बताए भाव से काफी कम में बेचने को तैयार हो जाएगा। युक्ति 5, अतिरिक्त चीजें जोड़ दें। आप मूल सामान में एड ऑन या अतिरिक्त चीज जोड़ने का आग्रह करते हैं। आप इस तरह की बात कहते हैं, ठीक है, अगर आप मुफ्त डिलीवरी देते हैं तो मैं इस भाव पर तैयार हूं। अगर सामने वाला पक्ष सौदे में अतिरिक्त चीजें जोड़ने के बारे में हिचके, तो आप सुखद अंदाज में कह सकते हैं, अगर आप मुफ्त डिलीवरी नहीं देंगे तो मैं सौदा नहीं करूंगा। यहाँ इस तकनीक का इस्तेमाल करने की कुंजी बताई जा रही है। मुख्य सामान को खरीदने पर सहमत हों, भाव और शर्तों पर सहमत हों। ऐसा नजर आने दें मानो सौदा पूरा हो गया है। बेचने वाला सोचता है कि उसने वो सामान एक ऐसे भाव पर बेच दिया है जिसे पाकर वो खुश है। तब आप अतिरिक्त सामान जोड़ने का आग्रह करते हैं। ये तकनीक हमेशा काम करती है, भले ही आप जो सामान खरीद रहे हैं वो मकान, कार या नाव हो। मकान खरीदने से मिले सबक। आप अभी अभी एक निश्चित भाव पर मकान खरीदने को सहमत हुए हैं। जब आप खरीदारी के भाव और कब्जे की तारीख के बारे में सहमत हो जाते हैं, तो किसी चीज पर दस्तखत करने से पहले आप आग्रह करते हैं कि बेचने वाला उसी भाव में आपको फर्नीचर, पर्दे और लॉन उपकरण भी दे। ये काफी आश्चर्यजनक है कि कितने सारे लोग पूरे सुसज्जित घर को उतने ही भाव पर बेच देंगे जितना वो खाली मकान के लिए मांग रहे थे। रियल एस्टेट बाजार में नाटकीय गिरावट को देखते हुए मेरे एक मित्र ने एक मकान खरीदा जो $2.4 मिलियन में बिकाऊ था। 6 महीने की सौदेबाजी के बाद बुजुर्ग पति पत्नी आखिरकार $1 मिलियन के भाव पर तैयार हो गए, क्योंकि वो घर से छुटकारा पाना चाहते थे और रख रखाव की लागतों से स्वतंत्र होना चाहते थे। फिर मेरे मित्र ने कहा, जो कि उत्कृष्ट सौदेबाज है, जाहिर है इस भाव में सारा फर्नीचर तो शामिल है ना, जिसमें चित्रकारी का काम शामिल है ना? मामला ये था कि घर बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित था और अंदर $1 लाख से ज्यादा का चित्रकारी का काम हुआ था। लेकिन चूंकि वो मकान बेचने के लिए उत्सुक थे और उन्हें ये एहसास भी था कि उनके पास फर्नीचर रखने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो बोले, बेड़ा गर्क हो। उन्होंने उसे हर वो चीज दे दी जो उसने मांगी।
हालांकि वो अपनी पहली मांगी कीमत से बहुत कम में मकान बेच रहे थे। भाग 19, उठकर चलने का तरीका। ये सौदेबाजी के सबसे शक्तिशाली औजारों में से एक है। सच तो ये है कि आपको कभी गंभीर सौदेबाजी तब तक करनी ही नहीं चाहिए जब तक आप इस बात के लिए तैयार ना हो कि अगर आप सौदे में अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं तो आप सौदेबाजी छोड़कर चल देंगे। इससे पहले हमने विकल्प तैयार करने, अध्याय 12 और दूसरे उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने के महत्व पर बात की थी। जिन लोगों से सौदेबाजी हो रही है उनकी असली इच्छाओं, आवश्यकताओं और समस्याओं का पता लगाने के लिए शोध करना महत्वपूर्ण है। सौदेबाजी करते वक्त आपके पास सारी जरूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि अगर आप भाव या शर्तों से संतुष्ट ना हो तो आप उठकर दूर जा सकें। विकल्प तैयार करने के विपरीत बात यह है कि जब आप सौदेबाजी में जाते हैं तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं होता है और आप चुपचाप सामने वाले से सहमत हो जाते हैं। जब आपके पास विकल्प नहीं होते हैं तो आप कुछ चुन भी नहीं सकते हैं। जब आप चुन नहीं सकते हैं तो आपके पास कोई स्वतंत्रता ही नहीं होती है और किसी सौदेबाजी में आपके पास जितनी ज्यादा स्वतंत्रता होती है आपको उतना ही बेहतर सौदा मिलता है। हर सौदेबाजी को छोड़कर जाने के लिए तैयार रहें। सौदेबाजी में मैं ऐसी स्थिति में आने की हर संभव कोशिश करता हूं जहां मैं किसी भी समय सौदेबाजी छोड़कर दूर जा सकूं। इससे मुझे मोल भाव की जबरदस्त शक्ति मिल जाती है। इससे लगभग हमेशा बेहतर सौदा मिल जाता है जो मुझे तब नहीं मिलता अगर मैंने विकल्प तैयार नहीं किए होते और मैं ट्रिगर दबाने के लिए तैयार नहीं होता। खरीदते समय जब आप न्यूनतम संभव भाव पाना चाहते हैं और बेचते समय जब आप अधिकतम संभव भाव पाना चाहते हैं तो उठकर दूर जाने के तरीके का इस्तेमाल करें। सौदेबाजी में मैं अक्सर कहता हूं, एक बार में मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ भाव बताएं और मैं हाँ या नहीं कह दूंगा। मैं बता दूंगा कि मैं इसे खरीद रहा हूं या नहीं। लाभ लें। इस तरह के कथन से दूसरे लोग अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। वो बहुत अलग भाव से शुरू करना चाहते थे। जब उन्हें बहुत शुरुआत में ही ये पता चल जाता है कि अतार्किक कीमत मांगने की वजह से मैं उठकर चलने को तैयार हूँ। अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं बेचने वाले से कहूंगा, आप मुझे बता दें कि आपके उठकर जाने वाला भाव क्या है। दूसरे शब्दों में, आप मुझे बता दें कि किस भाव से कम में आप नहीं बेचेंगे। आप मुझे अपना अंतिम भाव बता देते हैं और अगर वो मुझे जचता है तो हम उस पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मुझे नहीं जचता है तो मैं उठकर चला जाऊंगा और हम इस बारे में भूल जाएंगे। अक्सर ये नीति आपको तुरंत ऐसे भाव पर ले आती है जो उससे बहुत कम होती है जो दूसरा पक्ष शुरुआत में आपको बताने वाला था। बाल की खाल ना निकालें। खास तौर पर जब मैं जल्दबाजी में होता हूँ तो मैं बाल की खाल निकालना पसंद नहीं करता हूँ। मैं उठकर जाने वाले भाव को पसंद करता हूँ। छोड़कर दूर जाने वाली तकनीक से मैंने मकान, कारें, उपकरण और कई दूसरी चीजें खरीदी हैं। जब मैं कोई चीज बेच रहा होता हूँ तो मैं लगभग हर बातचीत की शुरुआत में ये कहता हूँ, ये वो न्यूनतम राशि है जिसे मैं स्वीकार करूंगा। अगर ये राशि आपको नहीं जमती है तो मैं समझता हूँ। कई बार लोग पूछते हैं, क्या हो अगर आप सचमुच वो प्रोडक्ट या सेवा खरीदना चाहते हो लेकिन आप खुद को ये कहकर फंसा लेते हैं कि आप सौदेबाजी छोड़कर चले जाएंगे। आसान है। याद रखें कि उठकर चले जाना भी सौदेबाजी का एक तरीका है। आप उठकर कमरे के बाहर जा सकते हैं या स्टोर के बाहर जा सकते हैं और फिर पलटकर दोबारा आ सकते हैं, लेकिन नियम ये है कि आपको सर्वश्रेष्ठ भाव का तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि आप उठकर चले जाने की धमकी नहीं दे देते हैं। कार खरीदने से मिले सबक। जब मैं अपनी पत्नी के लिए एक नई कार खरीदना चाहता था तो हम उस डीलर के पास गए जो मेरी पत्नी की मनचाही कार बेचता था। मेरी पत्नी और मेरे साथ 2 मित्र भी थे जो कार खरीदने बेचने के बारे में काफी ज्ञान रखते थे। जो कार मेरी पत्नी के लिए बिल्कुल सही थी उसे देखने और कार चलाने के बाद हम सौदेबाजी करने बैठे। मैंने सबसे पहले ये शब्द कहे, मैं कई साल तक कार व्यवसाय में काम कर चुका हूँ। मैं सटीकता से जानता हूँ कि इन कारों पर कितना मार्जिन होता है और व्यवसाय में बने रहने के लिए आपको हर कार पर कितना मुनाफा कमाना चाहिए। कृपया मुझे इस कार का सबसे अच्छा भाव बता दें और मैं आपको बता दूंगा कि ये मुझे मंजूर है या नहीं। क्या ये ठीक है? सेल्स वुमन मुस्कुराई और बोली कि ये उसे मंजूर है। फिर उसने मुझे उस कार का भाव $30,000 बताया। मैं जानता था कि इसे $25,000 में बेचने पर भी डीलर मुनाफा कमा सकता था।
मैंने कहा, धन्यवाद। मैं ये करता हूं कि मैं आपको इस कार के लिए इसी समय $25,000 नकद दे देता हूं, जिसमें सभी चीजें शामिल हैं, टैक्स भी और इसे तैयार करना भी। जब उसने इस बात पर जोर दिया कि वो $30,000 से कम नहीं कर सकती, तो मेरी पत्नी, हमारे दोनों मित्र और मैं उठकर पार्किंग की तरफ चल दिए। सेल्सवुमन हमारे पीछे दौड़ी और बोली कि उसे अपने मैनेजर से बात करनी होगी। उन दोनों में थोड़ा विचार विमर्श हुआ, जिसके बाद सेल्सवुमन लौट कर आई और उसने बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ भाव $28,995 बताया। एक बार फिर हम बाहर चल दिए। हम इस तरह 3-4 बार गए और लौटे। सेल्सवुमन आती थी और जोर देती थी कि ये वो न्यूनतम भाव है जो वो हमें दे सकती है, और हम उठकर चल देते थे। उसके सेल्स मैनेजर और बाकी सभी शामिल लोगों के साथ आखिरकार वो $25,000 में कार बेचने के लिए तैयार हो गई। याद रखें, आप कभी नहीं जानते कि सर्वश्रेष्ठ भाव क्या है जब तक कि आप उठकर वहां से चल नहीं देते। आप में तो बस बार बार ऐसा करने की हिम्मत होनी चाहिए, जब तक कि ये आपकी सौदेबाजी की योग्यताओं का सामान्य और स्वाभाविक हिस्सा न बन जाए। भाग 20। सौदे कभी अंतिम नहीं होते। सौदेबाजी को हमेशा अनवरत प्रक्रिया मानना चाहिए। कोई सौदा कभी अंतिम नहीं होता। अगर आपको नई जानकारी मिलती है जिससे स्थिति पर आपका दृष्टिकोण बदल जाए, तो लौट कर जाएं और सौदेबाजी को दोबारा खोल दें। हमने पहले चीनी अनुबंध के बारे में बात की थी। यदि आप किसी ऐसे दूसरे पक्ष के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं जिसके साथ आप आगे आने वाले वर्षों में बार बार सौदेबाजी करने का इरादा रखते हैं, तो सामने वाले पक्ष की खुशी की आपको काफी परवाह होनी चाहिए। सामने वाले पक्ष को आमंत्रित करें कि अगर स्थिति बदलती है जिसकी वजह से वो किए गए अनुबंध से खुश नहीं रहता है, तो वो आपको बता दे। सौदेबाजी के बाद जब आप किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दें, तो उसके बाद जाल में फंसने जैसा महसूस ना करें। आप हमेशा लौटकर लोगों से शर्तें बदलने को कह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो इनकार कर सकते हैं। बहरहाल, ज्यादातर मामलों में जब दीर्घकालीन सौदेबाजी होती है, तो समझदार व्यवसायी स्थिति में हुए परिवर्तनों के मद्देनजर आपको खुश करने का तरीका खोजेंगे। बदले में कुछ देने की पेशकश करें। जब आप अनुबंध पर दोबारा सौदेबाजी करने का आग्रह करते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आपके पास देने के लिए कुछ है। कोई भी आपके साथ किसी अनुबंध पर दोबारा गंभीरता से सौदेबाजी नहीं करेगा जब तक कि ये स्पष्ट ना हो जाए कि इससे उन्हें किस तरह का लाभ होगा। ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है कि आप सामने वाले पक्ष को क्या दे सकते हैं। इसके बाद ही आप सामने वाले से किसी ऐसी शर्त पर रियायत देने की मांग करें जिसकी वजह से अंततः उसे आर्थिक हानि होगी। उस लाभ के बारे में सोचें जो आप सामने वाले पक्ष को प्रोत्साहन के रूप में दे सकते हैं, ताकि वो सौदेबाजी को दोबारा खोलकर शर्तों को बदल दे। उन सभी चीजों की सूची बनाएं जो आप दे सकते हैं। इन लाभों के आधार पर सामने वाले पक्ष को दोबारा सौदेबाजी करने का आग्रह करें। अपने बैंक के पास जाएं। अपने बिजनेस करियर की शुरुआत में मैं वित्तीय मुश्किलों में फंस गया था। अर्थव्यवस्था अचानक चरमरा गई थी, जिससे मेरा व्यवसाय 50% से भी ज्यादा कम हो गया। मेरे ऊपर एक बैंक लोन चढ़ा था, लेकिन अब मैं उसकी मासिक किश्त नहीं चुका सकता था। मैं क्या कर सकता था? मैंने बैंकिंग उद्योग के एक छोटे रहस्य का पता लगाया। अगर कोई लोन खराब हो जाता है, यानी ग्राहक किस्त नहीं चुका पाता है, तो बैंक मैनेजर या लोन ऑफिसर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने मुश्किल में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप हर महीने ब्याज चुकाते रहते हैं, तो आपका लोन खराब नहीं कहलाता है, बल्कि चालू रहता है। जब तक बैंक को अपने दिए मूलधन पर ब्याज मिलता रहे, तब तक वो लोन बैंक के बही खातों में सही समझा जाता है और कोई भी मुश्किल में नहीं पड़ता है। मैं अपने बैंक मैनेजर बॉब मेरे के पास गया और उन्हें बताया कि मैं अब मासिक मूलधन का भुगतान नहीं कर सकता, लेकिन मैं ब्याज का भुगतान कर सकता हूं और लोन को चालू रखूंगा अगर वो कुछ महीनों तक मुझे थोड़ी ढील दे दें, जब तक कि मेरा व्यवसाय सुधर नहीं जाता। मुझे हैरानी हुई जब वो तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने मेरे सामने लोन की राशियों को दोबारा लिखा, लोन पर मासिक ब्याज की राशि निकाली और मुझसे पूछा कि क्या मैं हर महीने इतनी किस्त दे सकता हूँ। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं दे सकता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया, मुझसे हाथ मिलाया और हमारा संबंध बगैर किसी अवरोध के आगे भी चलता रहा। अपने ऋणदाताओं से बात करें।
एक और मौके पर मेरी कंपनी गंभीर मुश्किल में फंस गई और मैं अपने बिल नहीं चुका सकता था। छपाई, किराए, बिजली पानी, शिपिंग, रिकॉर्डिंग और कानूनी व अन्य व्यावसायिक सेवाओं के लिए मुझे हजारों डॉलर चुकाने थे। ये काफी अप्रिय स्थिति थी। इसलिए फोन कॉलों और कनेक्शन एजेंटों से बचने के बजाय मैंने अपने सभी ऋणदाताओं की सूची बनाई और उनमें से हर एक से व्यक्तिगत बातचीत की। मैंने उन सभी को एक ही कहानी बताई। मैंने कहा, इस आर्थिक मंदी में मेरा व्यवसाय गंभीर मुश्किल में है, लेकिन सुरंग के अंत में रोशनी है। मैं देख सकता हूं कि 3 से 6 महीने के भीतर मेरे व्यवसाय की हालत बहुत सुधर जाएगी और तब मैं ब्याज सहित आपकी पाई पाई चुका दूंगा। बहरहाल, अगर आप मुझे फोन करते रहेंगे और भुगतान पर जोर देते रहेंगे तो मैं बस अपनी कंपनी बंद कर दूंगा तथा इसे दिवालिया घोषित करके चल दूंगा। आपको एक पाई भी नहीं मिलेगी। आप क्या करना पसंद करेंगे? व्यवसायी लचीले होते हैं। एक बार फिर इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिले। उन्होंने कहा, अगर आप हर महीने अपने खाते में थोड़े पैसे डालने का वादा करें तो इससे हमें आपके खाते को चालू रखने में मदद मिलेगी। इस मामले में हम आपका साथ देंगे जब तक कि आपका व्यवसाय सुधर नहीं जाता और आप हमें पूरे पैसे नहीं चुका देते। तो मैंने यही किया और उन्होंने किया और हम सभी ने किया। 6 महीने के भीतर मेरा व्यवसाय सुधर गया और मैंने हर पाई चुका दी जो मैंने उधार ली थी। अगर आप अतीत में की गई किसी सौदेबाजी की वजह से वर्तमान में किसी बुरी स्थिति में हो या आप इस समय किसी खर्चों को पूरा न कर सकते हो तो दोबारा लौटकर शर्तें बदलने का आग्रह करने में ना हिचकिचाएं। अगर आप वाजिब हैं और कोई वाजिब समाधान पेश करते हैं तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि दूसरे लोग भी वाजिब प्रतिक्रिया करेंगे। भाग 21, सफल सौदेबाज। सफल सौदेबाज की क्या निशानी है और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप सफल सौदेबाज हैं या नहीं? अगर आप सफल सौदेबाजों को देखें तो आपको उनमें कुछ समान गुण और आदतें मिलेंगी। सबसे पहले तो वो सौदेबाजी को एक आजीवन प्रक्रिया मानते हैं। ये कभी खत्म नहीं होती। वो पूरे जीवन को विपरीत हितों के बीच समझौते और तालमेल की प्रक्रिया मानते हैं। ये हर दिन लगभग हर क्षेत्र में लगातार चलती है। आदर्श दृष्टि से ये जीत जीत की प्रक्रिया होती है, लेकिन ये परिणाम कई बार ना तो वांछित होता है ना ही आवश्यक। अच्छे सौदेबाज बदलती स्थिति के प्रति खुली मानसिकता रखते हैं और ढलने में कुशल होते हैं। वो कठोर स्थिति नहीं अपनाते हैं। खराब सौदेबाज दिमाग में एक विचार भर लेता है और उसी के लिए संघर्ष करता रहता है, भले ही स्थिति बदल गई हो। अच्छे सौदेबाज लचीले होते हैं और सौदेबाजी में साझे लक्ष्यों को जल्दी ही पहचान लेते हैं। वो अपना दृष्टिकोण बदलने या पीछे हटने के भी इच्छुक होते हैं अगर नई जानकारी ये सुझाव देती है कि ऐसा करना अच्छा रहेगा। सफल सौदेबाज लड़ाकू नहीं बल्कि सहयोगी होते हैं। वो सौदेबाजी को युद्ध नहीं मानते हैं, ना ही खुद को शत्रु की स्थिति में देखते हैं। उत्कृष्ट सौदेबाज प्रतिस्पर्धी के बजाय सृजनात्मक होते हैं। सिर्फ जीतने की कोशिश करने के बजाय वो एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश करते हैं जिससे दोनों पक्ष खुश हों। अंत में और सबसे अहम बात, वो स्वार्थी, धूर्त या चालाक नहीं होते हैं। वो चालबाजी या धोखे का इस्तेमाल करके सामने वाले पक्ष को जीत हार वाली स्थिति में नहीं डालते हैं जहां वो जीतें और सामने वाला हार जाए। एक बार की सौदेबाजी में अच्छा सौदेबाज सबसे अच्छा सौदा पाने की हर संभव कोशिश करता है, क्योंकि वो समझता है कि ये सौदा एक ही बार होगा। अनुबंध चाहे जिन शर्तों पर हों, दोनों पक्ष शायद दोबारा कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे। लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ सौदा हासिल करना है। बहरहाल, व्यावसायिक सौदेबाजी में जहां दोनों पक्ष शायद दोबारा सौदेबाजी करेंगे और मिलकर काम करेंगे, उत्कृष्ट सौदेबाज पहले से ही अगली सौदेबाजी के बारे में सोचने लगा है। हालांकि वर्तमान सौदेबाजी ने अभी अंतिम रूप नहीं लिया है। उत्कृष्ट सौदेबाज की सोच दीर्घकालीन होनी चाहिए। इतने वर्षों की सौदेबाजी में मैंने ये कभी नहीं पाया कि चतुर सौदेबाज किसी तरह की चालाकी के कारण श्रेष्ठ सौदे कर पाए हैं। कई पुस्तकें और कोर्स हैं जो आपको बताते हैं कि भूमिकाओं को पलटने और अच्छा आदमी बुरा आदमी जैसी युक्तियों का कैसे इस्तेमाल करें, जहां आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लोगों को उलझाकर उनसे वादे या निर्णय कराने की कोशिश करते हैं। ये तरीके असल संसार में शायद ही कभी काम आते हैं।
असल संसार में ये ईमानदार, स्पष्ट, निष्कपट, संजीदा स्त्री पुरुष ही होते हैं जो सौदेबाजी में सबसे ज्यादा सफल होते हैं, जिनके पास एक स्पष्ट विचार होता है कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं और एक ऐसा समझौता करने का संकल्प होता है जो दोनों पक्षों के लिए लाभदायक हो। आपको सौदेबाज के रूप में सफल होने के लिए चालाक, धूर्त या स्वार्थी बनने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप निष्कपट, ईमानदार और पूरी तरह स्पष्ट हो सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और फिर दूसरे पक्ष के साथ अपनी बातचीत में इसे पाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोज सकते हैं। 4 अनिवार्य बातें। सौदेबाजी की 4 अनिवार्य बातें याद रखें जो सारी सफल सौदेबाजियों का आधार हैं। यदि आप इन 4 कुंजियों को याद रखते हैं तो आप उत्कृष्ट सौदेबाज बन जाएंगे। पहले से तथ्य हासिल करें और तैयारी करें। शक्ति का पलड़ा हमेशा उस व्यक्ति की तरफ झुका होता है जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, सबसे ज्यादा विकल्प होते हैं, सबसे ज्यादा जानकारी होती है और सर्वश्रेष्ठ विकल्प होते हैं। पहले से तैयारी करें और सामने वाले पक्ष की इच्छाओं, जरूरतों तथा स्थिति के बारे में हर संभव चीज का पता लगाएं। आप जो चाहते हैं उसे मांगें। सफल होने के लिए अपने रास्ते के बारे में पूछें। कहें, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस सौदेबाजी से दरअसल क्या परिणाम चाहता हूं। सौदेबाजी की शुरुआत में बहुत कुछ मांगने से ना घबराएं, खास तौर पर भाव और शर्तों के मामले में, क्योंकि ये हमेशा मनमाने तत्व होते हैं जिन पर विचार विमर्श हो सकता है और जिन्हें बदला जा सकता है। परस्पर लाभ वाले समाधान खोजें। किसी भी दीर्घकालीन व्यावसायिक समझौते में जीतने की कोशिश ना करें या समझौता पाने के लिए स्वार्थपूर्ण चालाकी करने की कोशिश ना करें जो सामने वाले पक्ष के लिए नुकसानदेह हो। इसके बजाय परस्पर लाभ वाला सौदा या कोई सौदा नहीं को चुनें। याद रखें कि जीवन लंबा है और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। अगर आप आज ऐसा अनुबंध कर भी लें जो सामने वाले के लिए नुकसानदेह है तो ये बाद में लौटकर आपको अपने करियर में सताएगा और आपको अल्पकालीन लाभ से बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अभ्यास करें, अभ्यास करें, अभ्यास करें। हर मौके और हर अनुकूल समय पर सौदेबाजी करें। चाहे आप कपड़े खरीद रहे हों, कार, उपकरण या जायदाद खरीद रहे हों, अपनी सौदेबाजी की योग्यताओं का अभ्यास करते रहें। सौदेबाजी की आपकी योग्यता से जो सिर्फ लगातार अभ्यास से सीखी जाती है, आप हर चीज में 20% या उससे ज्यादा बचा सकते हैं जो आप बाकी जीवन में कमाते या खर्च करते हैं। अच्छी सौदेबाजी की योग्यताएं आपका पैसा, समय और ऊर्जा बचा सकती है। इससे आप बहुत ज्यादा प्रभावी इंसान बन सकते हैं और व्यवसाय तथा जीवन में अपने करियर की सफलता में बड़ा योगदान दे सकते हैं। अच्छे सौदेबाज पैदा नहीं होते हैं, वो तो सीख सीख कर अच्छे सौदेबाज बनते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप इस विषय का अध्ययन करके, इस पुस्तक में सीखी बातों पर अमल करके और इन तकनीकों का बार बार अभ्यास करके उत्कृष्ट सौदेबाज बनना सीख सकते हैं जब तक कि आपको इसकी आदत ना पड़ जाए। आपके पास बहुत सारे अवसर हैं क्योंकि सौदेबाजी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होती। शुभकामनाएं। लेखक के बारे में। ब्रायन ट्रेसी पेशेवर वक्ता, प्रशिक्षक, सेमिनार लीडर और परामर्शदाता तथा ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं, जो सोलाना बीच, कैलिफोर्निया स्थित एक प्रशिक्षण व परामर्शदात्री कंपनी है। ब्रायन ने अपने खुद के दम पर सफलता हासिल की। 1981 में व्याख्यानों तथा सेमिनारों के जरिए उन्होंने पूरे अमेरिका में वो सिद्धांत सिखाने शुरू किए जिन्हें उन्होंने बिक्री और व्यवसाय में इजाद किया था। उनकी पुस्तकें और ऑडियो वीडियो प्रोग्राम, जिनकी संख्या 500 से अधिक है, आज 38 भाषाओं में उपलब्ध हैं। उनके प्रोग्राम 55 देशों में इस्तेमाल हो रहे हैं। वो 50 से ज्यादा पुस्तकों के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, जिनमें फुल एंगेजमेंट तथा री इन्वेंशन शामिल हैं। आपने अभी सुनी नेगोशिएशन, लेखक ब्रायन ट्रेसी, अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित।